हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 10 की प्रश्नावली 10.3 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले तो हम प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके इनके सभी भागों को हल करेंगे। तो यहां पर आपको बोला गया है कि ढाल अंतःखंड रूप में प्रत्येक समीकरण को आपको रूपांतरित करके ढाल तथा अंतःखंड भी आपको बताने हैं। ध्यान रखें, अंतःखंड भी y अंतःखंड ही बताना है। अर्थात आपने जब गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक ढाल और y अंतःखंड वाली एक रेखा का समीकरण आपने पढ़ा था। ढाल मतलब प्रवणता। जब भी प्रवणता और y अंतःखंड दिया होता था तो आपने सीखा था y बराबर mx प्लस c। ये एक रेखा का समीकरण होता है जहां पर जो m होता है वो ढाल या जिसे हम प्रवणता बोल देते हैं, और जो c होता है उसे हम y अंतःखंड बोलते हैं, या अगर हम समझें तो उसे बोल सकते हैं कि y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। अब यहां पर आपको 3 समीकरण दिए हुए हैं और आपको हर समीकरण के लिए प्रवणता और y अंतःखंड बताना है, मतलब m और c का मान बताना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आप हर क्वेश्चन को या हर समीकरण को इस फॉर्म में ही लेके आएंगे, y बराबर mx प्लस सी वाली। अर्थात y का गुणांक हमेशा एक ही होना चाहिए। c कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें निकालना ही है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि y का गुणांक एक होना चाहिए और y एक तरफ अकेला होना चाहिए। तो जैसे देखो, पहले वाले भाग में आपको यहां पर समीकरण दिया हुआ है x प्लस 7y बराबर 0। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि y एक तरफ अकेला होना चाहिए और उसका गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 7y बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। हमने y को एक तरफ अकेला किया और गुणांक 1 होना चाहिए। ध्यान रखें, -1 भी नहीं चलेगा, 1 ही होना चाहिए था। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, 7 से भाग कर देता हूं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 1/7 गुणा x। अब आप देखो, ये आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म दिख गई, लेकिन यहां पर कांस्टेंट अर्थात अचर पद तो कोई दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने प्लस 0 करके अपनी तरफ से लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर देते हैं। तो अगर आप y बराबर mx प्लस सी से देखो तुलना करोगे तो आपके पास आ जाएगा m का मान -1/7। m मतलब प्रवणता, जिसको हम ढाल भी बोल देते हैं, और c आपके पास 0 आ गया है। c अर्थात y अंतःखंड, या हम बोल सकते हैं y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, तो वो आपके पास 0 आ गया है। तो यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। अब अगर मैं समझना चाहूं इसको कि इसका मतलब क्या है c बराबर 0 का, तो देखो, c बराबर 0 का अगर आप ढंग से मतलब समझना चाहो तो मैं क्या करता हूं, अभी y अक्ष बना देता हूं आपको समझाने के लिए और एक x अक्ष बना देता हूं। c बराबर 0 है, इसका मतलब y अक्ष पर कोई भी अंतःखंड नहीं काटा गया। इसका मतलब अगर मान लीजिएगा रेखा, अगर मैं समझने के लिए आपको बताऊं कि रेखा मान लो ये जा रही है, तो y अक्ष पर देखो इतना अंतःखंड कटा है। रेखा नीचे से ऐसे जा रही है तो y अक्ष पर देखो नीचे की तरफ अंतःखंड नेगेटिव कटा होगा। मतलब y अक्ष पर कुछ ना कुछ अंतःखंड कटेगा अगर रेखा कैसी भी जाएगी, लेकिन एक ही केस होगा जब y अक्ष पर कटा अंतःखंड 0 होगा, अर्थात वो y अक्ष पर कहीं कट ही नहीं कर रही है, वो कहां से पास हो रही होगी, मूल बिंदु से। तो इस तरीके से आपके पास कुछ रेखा c बराबर 0 का मतलब होगा। और -1/7 प्रवणता है, तो -1/7 मतलब कुछ इस तरीके से आपके पास रेखा वो आएगी। तो यही आपका बेसिकली उत्तर हो जाएगा। तो ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है, आपको तो प्रवणता और y अक्ष पर अंतःखंड बताना था। अब हम किसी में आपको ऐसे फिगर से नहीं समझाएंगे, केवल आपको c बराबर 0 का मतलब क्या होता है वो समझाया है। अब दूसरे वाले भाग में देखो, आपको यहां पर समीकरण दिया हुआ है 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। यहां पर भी अब देखो, y के साथ एक का गुणांक नहीं है, तो आप सबसे पहले तो y को अलग करो एक तरफ। तो 3y हमने इधर कर दिया, ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 5। आपने देखो दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया दोनों को। अब हम क्या करते हैं कि y का मान निकालेंगे, अर्थात गुणांक y का धनात्मक 1 होना चाहिए, मतलब हम 3 से भाग कर देंगे दोनों तरफ। तो y बराबर देखो, ये -2x प्लस 5/3 आ जाएगा 3 से भाग करने पर। अब आप y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर दीजिएगा। तो y बराबर mx प्लस सी से देखिए तुलना करते हैं, तो आपके पास यहां पर देखो m का मान -2 मिल जाएगा, m मतलब ढाल जो थी, और आपके पास c 5/3 हो जाएगा।
अर्थात वाई अक्ष पर अंत्यखंड 5/3 हो गया और प्रवणता -2। इस तरीके से दूसरा वाला भाग हल हो गया। अब तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तीसरा वाला भाग है आपके पास y बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है रेखा का। आपको तो y बराबर mx प्लस c वाली फॉर्म में लेके आना था। तो y बराबर, देखो x जरूर होता है हर क्वेश्चन में, तो x, लेकिन यहां तो 0 है, इसका मतलब 0 का गुणा किया गया होगा तभी ये 0 आया होगा। प्लस 0 हमने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि कोई भी अचर पद नहीं था, लेकिन मेरे को प्लस c करके तो जरूर लिखना होगा तुलना करने के लिए, इसलिए मैंने प्लस 0 लिख दिया। तो y बराबर 0 ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, लेकिन बस हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब हम y बराबर mx प्लस c इस वाले समीकरण से तुलना कर देते हैं। तो देखिए अगर आप तुलना करोगे तो आपके पास m का मान 0 आ रहा है तथा c का मान भी 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो m का मान 0 अर्थात प्रवणता 0 हो गई, या हम बोल सकते हैं रेखा क्षैतिज हो गई। प्रवणता का मतलब होता था x अक्ष से बना हुआ कोण, तो x अक्ष से बना हुआ कोण का tan लूंगा तब 0 आ रहा है, मतलब tan थीटा 0 तो थीटा 0, अर्थात रेखा क्षैतिज हो गई। और c भी 0 अर्थात रेखा मूल बिंदु से गुजर रही होगी। अब देखो हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया कि निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित करो और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड भी आपको ज्ञात करने हैं। और देखिए आपके पास यहाँ पर 3 समीकरण दिए हुए हैं, मतलब 3 रेखाएं दी हुई हैं और आपको ये सब काम उनमें करना है। अब यहाँ पर आप ये देखो अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है और अंतःखंड बताने भी हैं अक्षों पर। तो दोनों अंतःखंडों की बात हो रही है, मतलब एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड भी आपको बताना है और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड भी बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये गौर करना पड़ेगा कि आखिर आपने ऐसी कौन सा समीकरण पढ़ा है जिसमें दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंडों का प्रयोग होता था। तो आपको ध्यान में आएगा कि आपने सीखा था x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। ये रेखा का कुछ इस तरीके का समीकरण था जहां पर a जो होता है वो x अक्ष पर अंतःखंड होता है, क्योंकि x के नीचे लिखा है a, इसका मतलब x अक्ष पर जो अंतःखंड कटा गया होगा वो आ गया। और जो y के नीचे लिखा है अर्थात b, वो होता है y अक्ष पर कटा गया अंतःखंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन समीकरणों के लिए, या हम बोल सकते हैं इन रेखाओं के लिए, इन दोनों अक्षों पर कटे गए अंतःखंड पता करने हैं तो आप इस फॉर्म में बनाने का प्रयास करोगे। अब इस फॉर्म में कैसे बना सकते हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ध्यान रखें हमेशा x का गुणांक और y का गुणांक अंश में 1 होना चाहिए और बीच में ये प्लस चिन्ह जरूर होना ही चाहिए और एक तरफ जरूर 1 बनना चाहिए, मतलब बराबर के एक तरफ चाहे कहीं भी हो लेकिन धनात्मक 1 होना चाहिए। तो अब ये देखो पहले वाले भाग पर आएंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है रेखा का समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप हमेशा एक बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब बराबर के एक तरफ। एक कैसे बन सकता है, स्वाभाविक सी बात है, एक अचर राशि है, इसका मतलब आप अचर राशि को सबसे पहले अलग करेंगे, बराबर के एक तरफ लेके आएंगे, कहीं भी लेके आए और अलग से लेके आएंगे। जैसे देखो अचर राशि यहाँ पर -12 है लेकिन बराबर के एक तरफ नहीं है, मतलब अलग से, तो इसको अलग करोगे तो 3x प्लस 2y बराबर 12, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। चलिए अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आपने बराबर कर दिया तो आपको एक बनाना है, मतलब धनात्मक का एक बनाना होता है। धनात्मक का एक बनाने के लिए स्वाभाविक सी बात है आप 12 से इसको भाग करेंगे। तो अभी हम दोनों पक्षों में 12 से भाग करते हैं, तो देखो 3x बटे 12 प्लस 2y बटे 12 बराबर, ये देखो एक आ गया यहां पर। अब क्या करते हैं, हमको ध्यान रखना है कि यहां पर बीच में प्लस होना चाहिए, x का गुणांक अंश में और y का गुणांक अंश में एक ही होना चाहिए। तो अब देखो आप अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कुछ और करेंगे। देखो यहां से 3 से 12 कैंसिल हो रहा है 4 बार और 2 से ये 12 6 बार कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास ये आ गया x बटे 4 प्लस y बटे 6 बराबर 1। अब जब ये ऐसा आ गया आपके पास तो अब आप तुलना करोगे x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 इससे। तो इससे अगर आप तुलना करोगे तो देखो आपके पास ये आ जाएगा यहां से a का मान 4 और b का मान 6, और a और b हमने आपको बताई हैं, a होता है x अक्ष पर कटा अंत्यखंड और b होता है y अक्ष पर कटा अंत्यखंड। तो इस तरीके से x अक्ष पर 4 अंत्यखंड कटा होगा और y अक्ष पर 6 अंत्यखंड कटा होगा। अच्छा यहां पर एक बात और गौर करें
कि वैसे तो देखो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको एक तुरंत दिख जाते हैं कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, जैसे हमने यहाँ पर बताया। कुछ छात्र इसमें थोड़ा असहज महसूस करेंगे, उनको हो सकता है इसमें थोड़ा दिक्कत लगे, तो उनके लिए मैं मेथड 2 बता देता हूँ। ध्यान रखो कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, ये होता है दोनों अक्षों पर अंत्यखंड वाला समीकरण रेखा का। तो आपको क्या करना है कि ये समीकरण आपको दिया है तो आप लासपा वगैरह ले लो, क्योंकि इसमें कहीं भी हर वगैरह में कुछ नहीं दिया है, तो लासपा लोगे इधर से तो क्या आ गया, bx प्लस ay बराबर ab। अब यहां पर आप देखो तुलना कर लेना, तो कैसे करोगे, पहले एक तरफ जीरो बना हुआ है इसमें, तो आप भी एक तरफ जीरो बना दो, तो bx प्लस ay माइनस ab बराबर जीरो आ जाएगा आपके पास। तो अब ये देखो आप यहां से आपके पास ये हो जाएगा, तुलना करोगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इससे तुलना करोगे आप। तो अब यहां पर आपको ये गौर करना है कि सीधे हम b का मान 3 नहीं रख देंगे अब, क्योंकि b का मान अगर हमने 3 रख दिया तो ये हमारा गलत हो सकता है कहीं कहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, b बटे 3 बराबर a बटे 2 बराबर माइनस का ab बटे माइनस का 12। अब ऐसा क्यों करते हैं उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया कि एक को बिल्कुल बराबर कर दिया था एग्जैक्ट, लेकिन यहां पर हमने किसी भी पद को बराबर नहीं किया है। यहां पर हमने उस फॉर्म में तो लेके आए लेकिन एग्जैक्ट बराबर किसी भी पद को नहीं किया है। जैसे हम माइनस ए बी था, यहाँ माइनस 12, कोई भी पद आप देख लो बराबर नहीं है, लेकिन यहां पर हमने बराबर कर दिया था 1 और 1, इसलिए हमने सीधे डायरेक्ट लिख दिया था ए का मान देखो 4 हो गया और बी का मान 6 हो गया। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर हमें ऐसे अनुपात में लेकर लिखना होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो इन दोनों को लेंगे तो a बटे 2 बराबर ए बी बटे 12 आ गया। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, b बराबर आपके पास 12 बटे 2, अर्थात b का मान आपके पास देखो 6 आ जाएगा। अब a का मान निकालना है तो आप इन दोनों को ले लीजिएगा, तो b का मान 6 लगा दो, 6 बटे 3 बराबर a बटे 2 आया। तो यहां से देखो ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो a का मान आपके पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर आप पहले वाले मेथड से सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे वाले मेथड से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखो दूसरे वाले समीकरण पर आते हैं, जिसमें है 4x माइनस 3y बराबर 6। तो अब मैं इस रेखा के समीकरण को केवल एक ही मेथड से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने एक्चुअल में पहले वाले भाग में दोनों समझा दिए, तो आप उससे खुद तो कर ही सकते हैं दूसरा वाला मेथड। अब देखो कोशिश हमारी सबसे पहले क्या रहेगी, बराबर के एक तरफ कांस्टेंट अर्थात अचर पद होना चाहिए। तो यहां पर ये अच्छी बात है, हमारे सामने 6 दिखाई दे गया, बराबर के अकेला एक तरफ लिखा हुआ है। अब हमें 1 बनाना होगा धनात्मक का, मतलब 6 से भाग करेंगे, तो 4x माइनस 3y, तो ये देखो हमने 6 से भाग कर दिया, बराबर 6 बटे 6, अर्थात यहां पर 1 आ गया। हमने आपको बताया था कि हमेशा ध्यान रखो x का गुणांक जो यहां पर 4 दिख रहा है हमेशा धनात्मक 1 होना चाहिए और y का गुणांक भी धनात्मक 1 होना चाहिए। अब धनात्मक 1 कैसे हो सकता है, तो आप अभी तो देखो हो नहीं सकता, कितना भी आप कर लो सरल, देखो ये 3 आ गया, अब ये 2 रह गया, तो आप इसको कुछ इस तरीके से देखो लिख सकते हैं 3 बटे 2। देखिए आप समझ सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे 3 से 6 कैंसिल करेंगे तो 2 बार हो गया, लेकिन ये y बटे 2 आया है। आप ध्यान रखो, आपको एक बात क्या गौर करनी है कि देखो यहां पर ऋणात्मक चिन्ह बनना है, हमें क्या करना था कि धनात्मक चिन्ह बनाना था, धन मैंने यहां पर बना दिया, तो यहां पर मेरे को माइनस करना पड़ेगा, बराबर यहां पर मेरे पास एक चल ही रहा है, क्योंकि यहां पर तो मैंने एक बनाया तभी तो लिखे थे ये सब टर्म। अब जब ये फॉर्म आपके पास आ गई तो आप x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, इस समीकरण से इसकी तुलना कर दीजिएगा। तो चलिए तुलना करते हैं अब हम। तो तुलना करने पर हमारे पास देखो a का मान 3 बटे 2 आ जाएगा, a का मान 3 बटे 2 अर्थात हमारे पास देखिए x अक्ष पर कटा अंत्यखंड आ गया और b का मान हमारे पास -2 आ गया, अर्थात y अक्ष पर कटा अंत्यखंड -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने कि दूसरा वाला भाग भी हमारे पास हल हो गया। अब हम तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो तीसरे वाले भाग में आप देखो आपको समीकरण दिया हुआ है 3y प्लस 2 बराबर 0। चलिए 3y प्लस 2 बराबर 0, तीसरा वाला भाग हम लिख लेते हैं। अब यहां पर आप देखो x का पद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले हमारा काम था अचर पद को एक तरफ लेके आओ, बराबर के अकेला लिखा होना चाहिए, तो ये हमने -2 कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं कि -2 है, हमें तो 1 बनाना होता है धनात्मक का, मतलब -2 से ही भाग करना पड़ेगा, तो ये आ गया 3y बटे -2 बराबर
1 बन जाएगा इधर, -2 बटे -2। अब हमने आपको बताया था कि आपको तो ध्यान रखना है कि जो ये है x बटे ए प्लस वाई बटे बी, मतलब x और y के गुणांक अंश में 1 होने चाहिए और धनात्मक चिन्ह होना चाहिए था। तो यहां पर आप देखो x बटे ए प्लस वाई बटे बी कुछ इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन x का पद तो यहां पर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम x का पद तो यहां पर लिखते ही नहीं है। तो अगर आपको उसको ऐसे समझना है, x का पद नहीं है लेकिन x बटे ए वाली फॉर्मा होना चाहिए था, तो ये जो a होता, तो ये a अनंत की तरफ जा रहा होगा, तभी तो आप ऐसा फॉर्मा लिख पाओगे। तो a तो समझ में आ गया कि अनंत की तरफ जैसा कुछ होगा, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आप लिख पाओगे प्लस लगाकर। तो हमें क्या करना है कि 3 को हम नीचे भेज देते हैं, तो y बटे -2 बटे 3 बराबर 1 हो जाएगा। अब आप तुलना करोगे तो देखो आपके पास जो b है वो आ जाएगा -2 बटे 3, और a आपके पास कुछ कहीं दिख ही नहीं रहा है। अगर आप या तो समझोगे तो लिखना चाहोगे तो a कितना आएगा x अक्ष पर कटांतरण, अगर कोई पूछ ही रहा है आपसे तो आप लिखोगे वो अनंत होगा, मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं होगा। वैसे अगर ज्यादा कुछ नहीं बोला गया तो हम केवल बताएंगे कि y अक्ष पर कटा अंत्यखंड हमारे पास यहां पर मिल रहा है जो कि -2 बटे 3 है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए बोला गया कि निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में आपको रूपांतरित करना है तथा उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियां और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे ग्राफ में हमें ये समझ में आएगा अगर हम समझने का कोशिश करें। तो ये देखिए आपके पास y अक्ष हो गया और ये कुछ इस तरीके से x अक्ष हो गया। देखिए कोई भी रेखा होगी अगर आपके पास, तो मान लीजिएगा रेखा कोई एक इस तरीके से ये जा रही है, तो अगर मैं मूल बिंदु अर्थात 0,0 यही होगा जिसको मैंने O बिंदु बोल दिया, ये इस रेखा पर लंब डालूं तो स्वाभाविक सी बात है लंब कुछ इस तरीके से आपके पास ये मिल जाएगा, लंब अर्थात 90 डिग्री का कोण। तो मूल बिंदु से इस रेखा की लांबिक दूरी, ध्यान रखें हमेशा ये वाली दूरी होती है। अगर मैं इस पॉइंट को m बोल दूं तो ये p जो स्मॉल p बनी है, यह हम बोल सकते हैं OM, यही होती है लांबिक दूरी। अब आगे बोला गया था कि लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण, तो देखो लंब तो ये है OM वाली रेखा और धन x अक्ष आपके पास देखो ये वाली रेखा है, तो इसके बीच का कोण आपके पास ये बना, ये मान लीजिएगा अल्फा है आपके पास। तो बेसिकली आपको इस प्रश्न में अल्फा निकालना है और स्मॉल p का मान निकालना है। आपको हमने p और अल्फा दोनों बता दिया आखिरकार होते क्या क्या है। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि करना क्या है, कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। आपको ध्यान रखो कोई भी अगर समीकरण दिया होगा, जैसे मान लीजिएगा अभी मैं केवल कोई भी भाग नहीं ले रहा हूं इसमें से, मतलब कोई भी रेखा नहीं ले रहा हूं, केवल समझा रहा हूं आपको। मान लीजिएगा आपके पास रेखा है ax प्लस by बराबर c, ये रेखा का जनरल फॉर्म अर्थात व्यापक समीकरण मैंने लिख दिया। जब भी आपको लंब रूप में रूपांतरित करना होगा तो आप क्या करेंगे, x और y के जो जो गुणांक है मतलब a और b है, तो आप अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है अगर आप भाग कर रहे हैं तो दोनों तरफ ही आपको करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा a बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस b बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा y बराबर c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखो ये जो फॉर्म आती है वो लंब रूप में ही आपके पास आती है। तो जब भी आप ऐसे डिवाइड कर दोगे तुरंत लंब रूप में आपके पास फॉर्म आ जाएगी, लेकिन आपको तो स्मॉल p और अल्फा निकालना है। तो स्मॉल p क्या होता है, मतलब लांबिक दूरी, तो जो p होगा वो आपके पास बनेगा c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही जो बराबर के एक तरफ लिखी होती है यही होती है हमारे पास। अब क्यों ऐसा हो रहा है तो इसको समझ लेते हैं। क्योंकि देखो ये दूरी है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए हम यहाँ पर मॉड जरूर लगाएंगे, चाहे कुछ भी हमारा प्लस में आए नेगेटिव, एक बार मॉड जरूर लगा दीजिए ताकि हमारी गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। अब यहां पर आप ये देखो अगर आपने इसको cos अल्फा माना, इसको a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो निश्चित ही b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p इस तरीके का आ जाएगा। अर्थात आप कंपेयर करोगे तो यहां से देखो आप अल्फा निकाल सकते हो, साइन अल्फा देखो इसके बराबर हो गया, ये cos अल्फा के बराबर हो गया, और p देखो आपके पास ये हो गया। तो आपने देखो p भी आपको बता दिया और अल्फा तो आप कंपेयर करके लिख ही सकते हैं। तो ये होता है हमारा तरीका कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब एक्चुअल में भाग पर आ जाते हैं अर्थात पहले वाले समीकरण पर। तो देखो उसमें आपको बोला गया है x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 8 बराबर 0।
चलिए अब इसको लिख लेते हैं। तो पहले वाले भाग में आपके पास दिया है x माइनस अंडर रूट 3y बराबर -8। अब देखो जो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p ये करके दिया हुआ है, तो p तो धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ तो -8 मतलब अचर राशि हो गई, तो ये तो ऋणात्मक लिखी है, तो हम पहले इसको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक कैसे बनाएंगे? -1 का दोनों तरफ गुणा करके, तो आ जाएगा -x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 8। अब आप देखो कि x का गुणांक यहाँ पर -1 है और y का गुणांक देखो अंडर रूट 3 है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अर्थात देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 मतलब 2। इससे हम भाग दे देते हैं, दोनों तरफ हम भाग करेंगे तो देखो ये आ जाएगा -1/2 गुणा x प्लस अंडर रूट 3/2 गुणा y बराबर 8/2। ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप 2 से इस 8 को कैंसिल करना चाहो तो 4 आ गया। तो आप ये देखो यहां से अगर आप अब इसकी तुलना करो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से, तो आपको अल्फा और p का मान निकालना है, क्योंकि p होती है लांबिक दूरी और अल्फा होता है कोण जो लंब धन x अक्ष से बनाता है। तो यहां से आप देखो कॉस अल्फा आपके पास है -1/2 और साइन अल्फा है अंडर रूट का 3/2। तो आपको इन दोनों को सोच समझ के देखना होगा अल्फा क्या है। ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में आप केवल कॉस अल्फा -1/2 देख लें और अल्फा तुरंत यहां से निकाल लो, नहीं, आपको इसको भी ध्यान रखना होगा कि ये भी संतुष्ट होना चाहिए, मतलब दोनों चीजें संतुष्ट होनी चाहिए। और देखो यहां से आपको p तो तुरंत मिल जाएगा जो कि आपके पास 4 के बराबर आ गया है। p 4 के बराबर अर्थात लांबिक दूरी आ गई आपकी मूल बिंदु से उस रेखा की 4 इकाई। अब आपको अल्फा निकालना है बेसिकली, तो अब अल्फा कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखो अल्फा निकालने के लिए आपको ये देखना है कि साइन अल्फा देखो पॉजिटिव है और कॉस अल्फा नेगेटिव मतलब ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ऐसा केवल और केवल या तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, सॉरी केवल और केवल द्वितीय चतुर्थांश में हो सकता है, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्रथम में तो दोनों धनात्मक होते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपको देखना है साइन अल्फा अंडर रूट 3/2 हो और कॉस अल्फा -1/2 हो। तो कॉस अल्फा बराबर ये आपके पास कॉस 120 करके हो सकता है, मतलब अल्फा आपके पास 120 डिग्री हो जाएगा। रेडियन में बदलोगे तो 2π/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो आपने कोण निकाल लिया जो कि लंब बना रहा होगा धनात्मक x अक्ष की दिशा से, जो कि 120 अंश आया है, और आपने लांबिक दूरी निकाल ली जो कि 4 इकाई के बराबर आई है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं दूसरे वाले भाग पर। तो इसमें आपको देखो समीकरण दिया हुआ है रेखा का y-2 बराबर 0। चलिए इसको भी हल करते हैं। y-2 बराबर 0 ये हमने लिख दिया। अब यहां पर आप देखो x का कोई गुणांक है ही नहीं, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 0 गुणा x प्लस 1 गुणा y, और इस -2 को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया 2। मुझे धनात्मक में चाहिए होता था, धनात्मक ही है। अब क्या करना है कि ax प्लस by बराबर c वाली फॉर्म आ गई, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये देखो एक आएगा से भाग कर देते हैं। तो इससे भाग करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये 0 गुणा x ही बचेगा प्लस ये 1 गुणा y ही बचेगा और ये 2 ही बचेगा, क्योंकि 1 से भाग करने का बेसिकली कोई मतलब नहीं होता, बस वो तो समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। अब आप क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से तुलना। तो आप देखो तुलना करोगे तो x के संग देखो यहाँ पर cos अल्फा है, यहाँ पर x के संग 0 है, तो cos अल्फा बराबर 0 तथा sin अल्फा बराबर 1। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसी अल्फा आपको चाहिए। और आपने देखो तुलना करी तो p का मान आपको डायरेक्ट यहाँ से 2 मिल जाएगा, अर्थात लांबिक दूरी तो मिल गई मूल बिंदु से उस रेखा की जो कि 2 इकाई आई है। अब अल्फा पर आते हैं कि अल्फा कैसे निकालेंगे। तो अल्फा देखो आपको दिया हुआ है कि साइन अल्फा 1 है और कॉस अल्फा 0 है, तो साइन अल्फा धनात्मक लिखा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है धनात्मक साइन अल्फा या तो पहले चतुर्थांश में या दूसरे में होगा। अब कॉस अल्फा 0 पहले में और दूसरे में कहीं नहीं होगा, मतलब कहां पर होता है, π/2 पर, तो अल्फा यहां से आपको π/2 मिल जाएगा, अर्थात 90 अंश। तो कोण भी आ गया और आपके पास लांबिक दूरी भी आ गई। अब अगर समझना चाहें इसको, अगर कोई ग्राफ से समझना चाहता है, वैसे तो जो उत्तर पूछा गया था वो हमने बता दिया यहां से, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ग्राफ से अगर इसको बताऊं तो देखो x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। अब देखो मूल बिंदु से और π/2
कोण पर बनना चाहिए धनात्मक एक्स अक्ष से। तो देखो धनात्मक एक्स अक्ष से पाई बटे 2 कोण पर कुछ ये आएगा और 2 इकाई आपके पास देखो यहां पर कहीं मान लीजिएगा ये आ गई 2 इकाई। लंबा आपने डाला देखो ओरिजिन यही है मूल बिंदु, तो 2 इकाई ये आ गई। तो इसका मतलब रेखा कुछ इस तरीके की आपके पास आएगी। तो आप देख सकते हो रेखा y बराबर 2 कुछ इस तरीके की ही आपके पास होती है। y बराबर 2 या y माइनस 2 बराबर 0। चलिए अब हम तीसरे वाले पर आ जाते हैं। इसमें आपको बोला गया है x माइनस वाई बराबर 4। तो तीसरी वाली रेखा आप लिख दीजिएगा। अब यहां पर देखो पहले से ही 4 दिया हुआ है, मतलब बराबर के एक तरफ 4 दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, x का गुणांक यहां पर 1 है, y का गुणांक -1 है। तो आप अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अर्थात ये जोड़कर देखो अंडर रूट 2 आएगा, इससे भाग कर दीजिएगा दोनों तरफ। तो इससे दोनों तरफ अगर आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा x बटे अंडर रूट 2 प्लस माइनस का 1 बटे अंडर रूट 2 गुणा वाई बराबर 4 बटे अंडर रूट 2। अब अगर आप देखो इसको हम तुलना करते हैं x कॉस एल्फा प्लस y साइन एल्फा बराबर p से। अगर आप तुलना करेंगे तो आपको देखो यहां पर ये पता लगेगा कि कॉस एल्फा तो देखो 1 बटे अंडर रूट 2 के बराबर आ गया और साइन एल्फा आपके पास माइनस का 1 बटे अंडर रूट 2 है और आपके पास जो p है वो है 4 बटे अंडर रूट 2। तो पहले तो हम p को निकाल लेते हैं अलग से, जल्दी से निकाल लेते हैं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 और देखो ये अंडर रूट 2 चल ही रहा है एक हर में, तो ये कैंसिल हो गया। तो p आपके पास 2 अंडर रूट 2 इकाई आ जाएगा अर्थात लांबिक दूरी आपके पास यहां से आ गई है। अब हमें अल्फा निकालना है अर्थात लंब धनात्मक एक्स अक्ष से क्या कोण बना रहा है वो बताना है। तो अब आपको इन दोनों को ध्यान रखना होगा। तो देखो cos अल्फा 1 बटे अंडर रूट 2 मतलब धनात्मक है, तो कौन से चतुर्थांश में हो सकता है, या तो आपके पास पहले चतुर्थांश में होगा या चौथे में होगा। यहां देखिए साइन अल्फा कौन से चतुर्थांश में हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक है, इसका मतलब या तो तीसरे में होगा या चौथे में होगा। आपको दोनों बातों का ध्यान रखना था। तो देखो चौथा दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में अल्फा आएगा। अब सोचिए कॉस अल्फा कहां पर 1 बटे अंडर रूट 2 हो सकता है, तो आपके पास आपको मिलेगा ये 315 अंश मतलब 315 डिग्री ऐसा कोण होता है जहां पर कॉस अल्फा 1 बटे अंडर रूट 2 होता है। अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हैं तो 315 डिग्री को रेडियन में आप आसानी से बदल सकते हैं। तो देखो मैं यहां पर आपको शॉर्ट में बदल के दिखा देता हूं। 315 गुणा रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो देखिए आप यदि इसको 45 से कैंसिल करोगे तो 4 आ गया और ये 7 आपके पास आ जाएगा। तो 7 पाई बटे 4 आपके पास आ जाएगा रेडियन में। तो आप यहाँ पर 7 पाई बटे 4 लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने बता दिया कि आखिर लंब कितना कोण बना रहा होगा धनात्मक एक्स अक्ष से, और मूल बिंदु से यदि हम लंब डालें तो उसकी लंबाई कितनी होगी, जो कि 2 अंडर रूट 2 के बराबर आई है। आइए अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। बिंदु -1,1 की रेखा 12x प्लस 6 बराबर 5y माइनस 2 से दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं पहले। तो अगर आपके पास कोई बिंदु दिया हुआ है x1, y1 और रेखा दी हुई है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और इससे आपको दूरी निकालनी हो दिए गए बिंदु की, तो देखिए वो क्या आती है। वो दूरी आपके पास आती है ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। और ध्यान रखें हम मॉड जरूर लगाएंगे, क्योंकि मॉड लगाने से हमारे पास जो दूरी हमेशा धनात्मक में ही आएगी, और हम जानते हैं दूरी कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, लेकिन ये वैल्यू ऋणात्मक कभी भी हो सकती थी, इसलिए हमने मॉड लगा दिया ताकि हमारे पास आंसर धनात्मक ही आए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में देख के ये आप आंसर तो निकाल सकते हैं, अभी हम निकालेंगे भी उसको। अब यहां पर समझ लेते हैं कि दूरी या लांबिक दूरी इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप अगर समझोगे तो आप ऐसे सोचो कि अगर आपके पास मान लीजिएगा कोई एक रेखा दी हुई है और एक बिंदु मान लीजिएगा आपके पास कुछ इस तरीके से बिंदु P दिया हुआ है। अगर हम आपसे बोलें इस बिंदु P की रेखा L से दूरी निकालनी है, तो हो सकता है कुछ छात्र बोलेंगे देखिए सर ये दूरी आ गई, कुछ छात्र बोलेंगे कि अगर हम बिल्कुल लंबवत दूरी निकालने तो देखो ये दूरी आ गई, कुछ छात्र बोलेंगे कि देखो ये भी तो दूरी है इस रेखा की इस बिंदु से।
तो ध्यान रखें ऐसे तो अनंत दूरियां हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अनंत दूरियां हो जाए, मतलब अनंत आंसर हो जाए। हमेशा दूरी जब भी कोई बोलेगा निकालने को, चाहे सरल रेखा में कहीं भी अगर आपको आती है दूरी कहीं भी लिखा हो, तो ध्यान रखें दूरी हमेशा न्यूनतम होती है, अर्थात शॉर्टेस्ट होती है, जो कि लंब के अनुदिश ही आएगी। मतलब अगर आप लंब खींचो पहले पी से रेखा एल पर, तो देखो वो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा लंब। अब ये जो लेंथ है, अगर मान लीजिएगा ये बिंदु एम है, तो पी एम ही आपके पास दूरी आएगी। तो अगर आपसे कोई बोले दूरी, या आपसे कोई बोले लंबवत दूरी, या आपसे कोई बोले न्यूनतम दूरी, सबका मतलब एक ही होता है और निकालते इसी फॉर्मूले से ही हैं। तो अब देखो हम प्रश्न पर आते हैं, ये तो हमने समझ लिया। प्रश्न में आपको देखो जो रेखा दी हुई है वो सिंपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखो एक्स के संग में और भी पद लिखे हुए हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सरल करेंगे। तो 12 गुणा एक्स प्लस 6 बराबर 5 गुणा वाई माइनस 2, ये आपने लिख दिया। अब यहां पर आप ये देखो, आपके पास ये हो जाएगा 12x प्लस 72 बराबर 5y माइनस 10। तो ये आ गया 12x माइनस 5y प्लस 82 बराबर 0। अब आप देख रहे हो कि आपने इस रेखा को इस फॉर्म में लेके आ गए हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाली फॉर्म में, और बिंदु आपको देखो पता हुआ है कि वो है -1,1। तो बिंदु है आपके पास -1,1। तो इस बिंदु की आपको इस रेखा से दूरी निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, a गुणा x1, मतलब a तो ऐसे ही रखा, बस x की जगह x1 लगाएंगे, y की जगह y1, मतलब बिंदु की मान लगा देंगे इन x और y की जगह, और बटे में इनके x और y के जो गुणांक होते हैं उन्हीं के स्क्वायर को जोड़कर भाग कर देते हैं। तो देखो यहां पर आपके पास जो दूरी आएगी, या हम बोल सकते हैं लंबवत दूरी, या बोल सकते हैं न्यूनतम दूरी, वो आ जाएगी 12 गुणा x की जगह देखो -1 लगाऊंगा, -5 गुणा y की जगह देखो 1 लगाएंगे, प्लस c को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि उसमें तो कुछ मान लगा नहीं सकते, x और y है ही नहीं, बटे अंडर रूट में देखो x का गुणांक 12 है तो ये 12 का स्क्वायर, प्लस y का गुणांक -5 है तो ये -5 का स्क्वायर आपने यहां से कर दिया। और यहां पर ध्यान रखें मॉड लगाना कभी ना भूलें। तो देखो जब आप इसको सरल करोगे तो ये तो आ गया -12, ये आ गया -5 और प्लस 82 बटे, ये देखो अंडर रूट में 169 आएगा, मतलब 169 वर्गमूल लेने पर 13 आ गया। तो मॉड लगाना कभी ना भूलें, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो अगर आप देखो इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास 65/13 आ जाएगा, और 65/13 हल करने पर 5 आता है। तो जो दूरी है वो 5 इकाई हो जाएगी। ध्यान रखें दूरी हमेशा कुछ ना कुछ मात्रक तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर तो हम यूज कर नहीं सकते, तो हमने इकाई यूज कर लिया है। तो यही आपका उत्तर भी इस प्रश्न का हो जाएगा। अच्छा एक बात ये और ध्यान रखें, कुछ छात्र हो सकता है ये सोचें कि हमने x का गुणांक यहाँ पर धनात्मक बनाया, अगर हम y का गुणांक धनात्मक बनाए अर्थात 12x को अगर हम पक्षांतर करते तब भी क्या उत्तर सेम ही आता। तो ध्यान रखें तब भी आपके पास उत्तर सेम ही आएगा, आप करके भी एक बार इसको चेक कर सकते हैं। अब देखो पांचवें प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कि x अक्ष पर आपको उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई हैं। अब देखो दूरियां की बात आई, मतलब लंबवत या हम बोल सकते हैं न्यूनतम दूरी, बात वही है। तो लंबवत या न्यूनतम दूरी जो भी हमने अभी निकालना सीखा था पिछले प्रश्न में, तो उसमें हमने बोला था रेखा आपके पास कुछ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में होनी चाहिए थी, लेकिन रेखा यहाँ पर इस फॉर्म में तो है ही नहीं। तो पहले हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे इस रेखा को। तो देखो कैसे करेंगे, मतलब लासापा ले लेते हैं। तो 4x प्लस 3y बटे 12 बराबर 1 आ गया। जब आप और थोड़ा सरल करोगे अर्थात 12 को पक्षांतर करोगे तो आ जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 12, लेकिन हमें ध्यान रखना है एक तरफ 0 बनाना ही बनाना है। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये आपके पास रेखा आ गई सरलतम रूप में, अर्थात ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाले फॉर्म में। अब बोला गया कि x अक्ष पर बिंदुओं को आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना जो अभीष्ट बिंदु हमें बिंदु ज्ञात करने हैं वो हमारे पास देखो x अक्ष पर लिखा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका y निर्देशांक तो 0 ही होगा, ये तो हमारे पास बात फिक्स हो चुकी है। अब बस मेरे को केवल x निर्देशांक निकालना होगा, और वो मेरे को नहीं पता है तो मैंने h,0 मान लिया, कोई भी बिंदु h,0 है। अब h,0 की दूरी में यहां से 4 के बराबर कर दूंगा और h का मान निकालूंगा। तो चलिए करते हैं। तो देखो
h, 0 इस वाले बिंदु की इस रेखा से दूरी निकालते हैं तो ये आ जाएगी 4 गुणा h प्लस 3 गुणा 0 माइनस 12 बटे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था आपके पास। ध्यान रखें मॉड लगाना कभी ना भूलें, मॉड लगा दिया बराबर। अब ये दूरी आपने अपने फॉर्मूले से लिखी है लेकिन प्रश्न में तो बोली गई है दूरी तो 4 इकाई है तो आप इसको बराबर 4 कर देंगे। फिर आप देखो ये 4 गुणा h हो गया और 3 गुणा 0 ये तो 0 ही हो गया माइनस 12 बटे ये देखो 5 आ गया, मापांक लगाना कभी ना भूलें, बराबर 4 आ जाएगा। क्योंकि देखो अब आपको मापांक का महत्व समझ में आएगा कैसे। अगर मैं यहां से देखो 4h माइनस 12 इसको ऐसे लिख देता हूं मापांक के साथ और 5 को पक्षांतर कर देता हूं तो ये 20 आ गया। अब चूंकि ये मापांक का चिन्ह है इसका मतलब ये हुआ कि 4h माइनस 12 20 के बराबर हो जाए तब भी सही था और 4h माइनस 12 अगर माइनस 20 के बराबर हो जाए तब भी तो ये सही है। तो हमने इसलिए यहां पर इसको लिख दिया। तो आप देख भी पा रहे हैं कि अगर मापांक नहीं होता तो हम केवल एक ही उत्तर लिखते हो हमारा आंसर गलत हो जाता क्योंकि आंसर में तो हमारे पास 2 होंगे। तो देखिए अब ये आ जाएगा 4h बराबर 32 और यहां से आ जाएगा 4h बराबर माइनस का 8। तो अगर आप गौर करें तो देखिए h बराबर यहां से आपके पास 8 आ जाएगा और h बराबर आपके पास माइनस 2 यहां से आ जाएगा। इसका मतलब अभीष्ट बिंदु जो आपसे पूछे गए थे x अक्ष पर वो हो जाएंगे आपके पास 8,0 और माइनस 2,0। तो ये दोनों कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी दी गई रेखा से दूरी हमेशा 4 इकाई के बराबर होगी। अब देखो छठे प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न संख्या 6 में जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो ध्यान रखें समांतर रेखाएं यदि होती हैं तो इसका मतलब है प्रवणता उनकी बराबर होगी। अगर प्रवणता बराबर है तो हमने आपको बताया था कि x और y के गुणांक का अनुपात बराबर होना चाहिए हमेशा। तो हो सकता है आपके पास रेखाएं कुछ ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 हो एक रेखा और समांतर रेखा यदि इसकी मैं बोलूं तो हो सकती है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 हो जाए। तो देखिए ये दोनों रेखा समांतर रेखाएं। अब यहां पर अगर मैं एक रेखा और लिखूं आपके लिए तो हो सकता है वो रेखा कुछ इस तरीके से भी आ सकती है 2ax प्लस 2by प्लस c3 बराबर 0। अगर मान लीजिएगा ये मैंने बोली L1 रेखा, ये बोली L2 रेखा और ये बोली L3 रेखा, तो L1 और L2 में तो छात्र अधिकतम समझ जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ ये दोनों तो समांतर रेखाएं हैं क्योंकि A और B दिखाई दे रहा है। x और y के गुणांक यदि बराबर होते हैं तो हम तुरंत बोल पाएंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। लेकिन यहां पर अब देखो अगर हम उनसे बोलें क्या L1 और L3 भी समांतर रेखाएं तो हो सकता है वहां पर छात्र थोड़ा संदेह में आ जाए क्योंकि यहां पर देखो 2a और 2b लिखा है। तो ध्यान रखो प्रवणता अभी भी बराबर है। मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें प्रवणता निकालोगे तो प्रवणता यहां पर आपके पास आएगी माइनस का a बटे बी, यहां पर भी आप निकालोगे तो प्रवणता माइनस का a बटे बी आएगी और यहां पर भी अगर आप प्रवणता निकालो तो देखो कितनी आएगी माइनस का 2a बटे माइनस सॉरी 2b, तो ये 2 से 2 कट गया तो माइनस का a बटे बी ही आएगी। तो यहां से आप देख रहे हैं प्रवणता आपके पास तीनों में बराबर आ रही है मतलब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। अच्छा अब और दूसरे तरीके से समझें कि ये हमें ना निकालना पड़े तो हम कैसे समझ पाते कि ये समांतर है या नहीं। तो सोचिए इस रेखा में आपने बस 2 का ही तो गुणा कर दिया। इन दोनों रेखाओं में किसी भी रेखा में देखिए x और y के गुणांक केवल 2 का गुणा करने पे ही तो मिल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल उस तरीके से हुआ कि अगर किसी रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 है और अगर मैं 4 का गुणा कर दूं दोनों तरफ तो 4x प्लस 4y बराबर 8, क्या ये दोनों एक ही रेखाएं होंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों एक ही रेखाएं हैं, सॉरी ये दोनों एक ही रेखाएं हैं, अलग अलग रेखाएं नहीं है, एक ही रेखाएं। क्यों? क्योंकि बस 4 का ही तो हमने गुणा कर दिया। तो कभी भी ऐसे अचर पद का गुणा करने पर रेखाएं बदलती नहीं है, तो एक ही तो रेखाएं हुई। तो इसी तरीके से ये भी आपके पास सिंपल एक ही रेखा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 2 से भाग करके ax प्लस बी वाई प्लस c3 बटे 2 बराबर 0, तो ये समांतर रेखाएं ही हैं तीनों। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको इनके बीच की दूरी कैसे निकालनी है उसको थोड़ा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम एक एक करके प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान रखो अगर आपके पास रेखाएं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा दूसरी रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य होगा समांतर रेखाओं के लिए वो क्या होगा कि हम x और y के गुणांक हर जगह बिल्कुल हुबहू बराबर बनाएंगे। जैसे यहां पर देखो
भले ही ये दोनों L2 और L3 समांतर रेखाएं हैं, लेकिन अगर दूरी निकालने की बात आएगी तो हम दोनों तरफ या तो इसमें भी 2x प्लस 2by करके बनाएंगे या इसमें a और b करके बनाएंगे, जैसे हमने यहां पर लिखा। तो यहां पर देखो, यहां पर पहले से ही बना हुआ है ax प्लस by, यहां पर भी देखो ax प्लस by है। अचर पद हमें अलग अलग कर देंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं सोचेंगे हम। तो अब दूरी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है ये c2 माइनस c1 बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ध्यान रखें मॉड लगाना कभी ना भूलें। तो ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। कुछ छात्र सोचेंगे क्या c1 माइनस c2 भी लिख सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप। वो तो मॉड लगा हुआ है, मतलब मापांक का चिन्ह लगाए तो अपने आप वो इसको एडजस्ट कर लेगा, धनात्मक आंसर अपने आप आ जाएगा। अब पहले वाले भाग पर आ जाते हैं। मतलब पहले वाले पार्ट में देखो आपको दो रेखाएं दी हुई हैं। एक रेखा है 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0, और दूसरी रेखा है 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। तो अब देखो इनके बीच की अगर हम दूरी निकालें तो आप देख रहे हैं समांतर रेखाएं हैं। कैसे पता लगा हमें तुरंत? क्योंकि देखो 15x 8y 15x 8y ये बराबर दिख गए हमें। अब क्या करेंगे, c2 माइनस c1 कर दो या c1 माइनस c2, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे अगर आप c1 माइनस c2 करते तो क्या लिखते, माइनस का 34 माइनस 31 लिख देते, बटे अंडर रूट में देखिए क्या आएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो अब देखो माइनस 34 माइनस 31 ये हो गया माइनस का 65, तो माइनस का 65 मापांक का चिन्ह बटे अंडर रूट में देखो 15 का स्क्वायर 225 और ये 64 289 हो गया। ये देखो आपके पास माइनस 65 का मापांक हमेशा धनात्मक ही होगा, मतलब 65 बटे 289 का वर्गमूल यदि हम लेंगे तो वो आपके पास 17 के बराबर यहां से आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले वाले भाग में आपने दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाल दी, जो कि 65/17 आपके पास आ गई। और मात्रक अगर लिखना चाहें तो आप इकाई करके इसको लिख सकते हैं। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। तो देखिए दूसरे वाले भाग में बोला गया है रेखाएं हैं एल एक्स प्लस वाई प्लस पी बराबर 0 और एल गुणा एक्स प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। तो यहां पर भी दोनों रेखाएं लिख लेते हैं, एल गुणा एक्स प्लस वाई प्लस पी बराबर 0, और दूसरी रेखा है एल गुणा एक्स प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। अब यहां पर आप देखो एल का गुणा हो रहा है तो आप इसको अलग अलग करके एक बार लिख लीजिएगा, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी बराबर 0, और ये हो गई एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर बराबर 0। देखो ये समांतर रेखाएं हैं, और यहां पर अच्छी बात क्या है, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। यहां पर पहले से ही देखो बिल्कुल हुबहू सेम नंबर लिख रहे हैं, मतलब एक्स का गुणांक जो यहां पर है वो यहां पर है, जो वाई का गुणांक यहां पर है वो यहां पर है। अगर नहीं होता तो हम सेम बनाते पहले। अब देखो दूरी निकालनी है इन दोनों रेखाओं के बीच की, तो हम क्या करेंगे, c1 माइनस c2 करे, c2 माइनस c1, ध्यान रखें कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं p में से माइनस आर को घटा देता हूं, तो p माइनस माइनस आर, मापांक का चिन्ह जरूर लगाएं, बटे अंडर रूट में देखो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये अब आपके पास आ जाएगा p प्लस आर का मापांक बटे 2 वर्गमूल में रहेगा, और l बाहर आ जाएगा आपके पास। तो मैं इसको कुछ यहां पर लिख देता हूं ढंग से, तो ये l अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें इसमें कभी भी ऐसा ना सोचें कि p प्लस आर तो धनात्मक ही होगा, क्योंकि छात्र क्या सोचते हैं कि p लिखा है और प्लस लगाए मतलब धनात्मक ही है, प्लस लगने का मतलब हो सकता है p और r दोनों ऋणात्मक हो जाए, तब तो ये ऋणात्मक बन जाएगा। इसलिए कभी भी मापांक का चिन्ह जब तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तब तक आप ना हटाएं और उसको ऐसे ही लगा रहने दें। अब आइए हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। यहां पर बोला गया कि रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदु माइनस 2,3 से जाने वाली रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं यहां पर दो मेथड आपको समझाऊंगा। सबसे पहला मेथड लेते हैं जो सबसे आसान भी है और थोड़ा स्मार्ट तरीका है, वो क्या है उसको समझते हैं। कभी भी आपसे बोला जाए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा आप बताइए। समांतर रेखाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं एक रेखा के समांतर, लेकिन ये आपको पता है अगर समांतर रेखाएं मतलब उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, अर्थात उनके एक्स और वाई के गुणांकों का अनुपात बराबर होगा, तो ये आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई ये तो बिल्कुल हुबहू एक जैसा रहेगा, बस यहां पर अचर पद चेंज हो जाएगा, लैम्डा बराबर 0। आप इस तरीके से इसको लिख देंगे। जैसे कुछ छात्र बोलेंगे क्या इसके समांतर
2ax प्लस 2by प्लस म्यू, कुछ इस तरीके से भी रेखा हो सकती है। तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, ये भी बिल्कुल एक समांतर रेखा ही है। इसमें ऐसा ना सोचें कि यहां पर तो 2a और 2b हो गए, जबकि यहाँ a और b, हमने आपको बताया कि अनुपात बराबर होना चाहिए, तभी तो आपके पास प्रवणता आती थी -a/b। तो अनुपात यहां से भी देखो आपके पास -a/b ही आएगा प्रवणता मतलब। तो अब देखो आप कोई सी भी एक मान लीजिएगा समांतर रेखा, जैसे मान लीजिएगा मैं ये मानता हूं, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताइए, आप तो अपनी कैलकुलेशन को बहुत आसान करना चाहेंगे तो आप मल्टीप्लाई वगैरह कुछ ना करें, बस इन दोनों पदों को एक जैसा रखो और एक कोई भी अचर पद अपनी तरफ से लैम्डा लगा दो। अब आपको बेसिकली लैम्डा का मान चाहिए, और लैम्डा का मान निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक कंडीशन जरूर दे रखी होगी। तो अब प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर रेखा चाहिए थी। तो माना अभीष्ट समांतर रेखा आपके पास है 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0। क्यों? क्योंकि देखो 3x माइनस 4y तो एक जैसा रहेगा, मैंने बोला समांतर रेखा है, लेकिन प्लस 2 है तो यहां पर मैंने प्लस लैम्डा लिख दिया। अब कुछ छात्र बोलेंगे कि क्या हम यहां पर लैम्डा को क्या बाएं पक्ष में लिखना जरूरी है, हम दाएं पक्ष में भी ले सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी आप करेंगे तो उत्तर समान ही आपके पास आएगा। अब लैम्डा का मान निकालने के लिए आपको बोला गया कि ये रेखा -2,3 से भी होकर गुजर रही है। अगर -2,3 से होकर गुजर रही है, इसका मतलब x की जगह -2 लगाएंगे तो वो इसको संतुष्ट करेगा, और y की जगह 3 लगाएंगे तो ये आपके पास आ गया। ये देखो -6 आ गया, ये -12 आ गया, प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का मान यहां से आपके पास 18 आ जाएगा। लैम्डा का मान देखो यहां से आपके पास 18 आ गया, तो इस तरीके से देखो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0, और यही आपके पास अभीष्ट रेखा हो जाएगी जो आपको प्रश्न में चाहिए थी। अगर आप लैम्डा को यहां पर बाईं तरफ ना रख के दाईं तरफ रखते, तब लैम्डा का मान उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता और आंसर हमेशा बिल्कुल हूबहू एक ही आएगा। तो ऐसा ना सोचें वो अलग आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा, वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है वैल्यू। ये पहला मेथड रहा। अब दूसरा मेथड आते हैं। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि भाई हमें ये पता है कि अगर समांतर रेखा है इसका मतलब प्रवणताएं समान होंगी, तो हम इस रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो इस रेखा की प्रवणता निकालोगे तो आपके पास होता है a/b माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस का 3/-4 अर्थात 3/4 आ गया। नहीं तो आप y बराबर mx प्लस c से भी तुलना करके आसानी से देख सकते हैं। तो इसका मतलब जब दी गई रेखा की प्रवणता 3/4 है, तो हमारी जो अभीष्ट रेखा है तो प्रवणता तो उसकी भी सेम ही रहेगी, क्योंकि रेखाएं तो समांतर ही हैं। तो प्रवणता 3/4 हो गई, और बोला गया था ये बिंदु जो है वो -2,3 से गुजर रही है। तो अब देखो आपको एक प्रवणता मालूम पड़ गई और बिंदु मालूम पड़ गया, तो आप बिंदु प्रवणता रूप से रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखिए आ जाएगा y-3 बराबर m, मतलब प्रवणता x माइनस x1 अर्थात -2। अब देखो इसको थोड़ा सरल करेंगे बस, और तो सब हो ही गया हमारे पास। ये आ गया, 4 का गुणा इधर कर देते हैं पक्षांतर करने पर, बराबर 3 गुणा x प्लस 2 आ गया। देखिए 4y माइनस 12 बराबर 3x प्लस 6। तो इस तरीके से देखिए ये आपके पास, अगर मैं 4y और -12 इनको पक्षांतर कर दूं दाईं तरफ, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 12 प्लस 6 बराबर 0। तो आप देख सकते हो अब हल करने पर ये आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0। आप देखो हमने मेथड 1 में जो समीकरण निकाला और मेथड 2 में जो निकाला, दोनों समीकरण बराबर हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपने परीक्षा में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। अब देखिए हम 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वें प्रश्न में बोला गया कि रेखा आपके पास दी हुई है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए भी दो तरीके हैं, पहले दोनों तरीकों आपको बताऊंगा। पहले हम पहले मेथड से करते हैं, मेथड 1, जो कि हमारी स्मार्ट अप्रोच है। तो इसमें बस हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी कोई रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत कोई भी रेखा यदि आप निकाल रहे हैं, तो उसको आप जनरली क्या मान सकते हैं वो हम बता रहे हैं, जो कि आपको याद करेंगे तो बहुत बेहतरीन आपके पास रहेगा। तो
और ऐसे अगर आप इनको याद करोगे तो आप जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें जल्दी से बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब देखो, कभी भी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि जैसे एक चिन्ह बदल देना। जैसे यहां पर देखो x का गुणांक भी, मतलब यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो कोई भी एक चिन्ह बदल देना और उनके गुणांक भी बदल देना। जैसे b अभी y के संग है, अभी x के संग हो जाएगा। देखो a x के संग है तो अभी y के संग हो जाएगा, और अचर पद तो चेंज हो ही जाता है, तो बराबर लैम्डा लिखो या प्लस लैम्डा बराबर 0 लिखो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। मैंने आपको बताया कि आप कोई भी एक चिन्ह चेंज कर दोगे, जैसे यहां प्लस की जगह माइनस करना चाहो तो यहां कर दो, या अगर आप चाहते हो नहीं माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा लिखना तो वो भी ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक चिन्ह को आपको परिवर्तित कर देना। यहां पर देखो दोनों में धनात्मक धनात्मक था, तो यहां पर मैंने कोई एक ऋणात्मक कर दिया, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। ये मैंने अकेला आपको समझाने के लिए बताया है। मैं इस वाले को अभी साथ में लूंगा अपने हल करने के लिए। तो अब देखो प्रश्न पर जब हम आएंगे तो प्रश्न में तो आपको रेखा दी हुई है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। तो हमारी जो अभीष्ट रेखा होगी, तो अभी हम अभीष्ट रेखा की व्यापक रूप लिख देंगे, मतलब अचर पदों के रूप में। तो देखो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक y का गुणांक 7 है, आप तो इतना ध्यान रखो। तो 7 x हो जाएगा, y के संग 1 का गुणांक हो गया, और माइनस कहीं भी लगा सकते हो। मैंने बोला मैं माइनस इसके संग लगाऊंगा, प्लस लैम्डा बराबर 0। ध्यान रखो बराबर लैम्डा करके भी आप मान सकते हैं, उत्तर हमेशा सेम ही आएगा। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर बराबर लैम्डा मान लेता हूँ, क्योंकि जब हम समांतर कर रहे थे तो हमने वैसे मान लिया था। तो ये मान लिया। अब कैसे भी आपका अप्रोच रहेगी कि लैम्डा की वैल्यू पता लग जाए हमें, तो हम इसमें लगा दें तो आंसर आ जाए। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए आपको हमेशा एक ना एक कंडीशन जरूर दी रखी होगी। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, x अंत्यखंड 3 है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बस ध्यान रखें दी जरूर होगी कुछ ना कुछ। x अंत्यखंड 3 दिया है। देखिए x अंत्यखंड का मतलब होता है कि जब आप y की वैल्यू लगाएंगे 0 तो x कितना आ जा रहा है, मतलब x अक्ष पर रेखा कहां कट कर रही है। तो y की वैल्यू 0 लगाओ तो x 3 दिया हुआ है, मतलब 3,0 इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो ये आ गया बराबर लैम्डा। तो लैम्डा आप देख सकते हैं यहां से किसके बराबर आ गया। तो इसलिए आपके पास जो अभीष्ट रेखा होगी वो आ जाएगी 7x माइनस वाई बराबर 21, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम, ये पहला मेथड तो हमारे पास हो गया, अब हम दूसरे मेथड से इस प्रश्न को हल यदि करना चाहें तो वो समझ लेते हैं कि आखिर हम इसको कैसे हल करेंगे। तो मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे, दोनों रेखाओं के, मतलब पहली रेखा जो हमें दी होगी इसका वो प्रवणता निकालेंगे। तो इसकी प्रवणता देखो आपके पास आ जाएगी 1/7 के बराबर। y बराबर एम एक्स प्लस सी से देखें या माइनस a/b करके देख सकते हैं अगर जनरल फॉर्म होती है तो m 1/7 आ गई। अब आपको तो इसकी लंबवत रेखा चाहिए, तो आप जानते हो m जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड मतलब जो आपको चाहिए, गुणा जो m आपको दिया हुआ है वो -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, बोला गया है ना उसके लंब निकालनी है, मतलब लंबवत है। तो m रिक्वायर्ड लाइन मतलब जो आपको चाहिए लाइन, उसकी प्रवणता हो जाएगी माइनस का 1/m, -1/m का मान आपको देखो वहां पर अभी आपने निकाला है जो कि है 1/7 के बराबर। जब आप इसको हल करोगे तो m रिक्वायर्ड या अभीष्ट रेखा की प्रवणता आपके पास -7 आ जाएगी। अभीष्ट रेखा की प्रवणता -7 आ गई, और आपको बोला गया है x अक्ष पर कटा अंत्यखंड 3 है। तो देखो आप क्या करोगे, आप तो बस सीधे लिख दो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो -7x प्लस सी लिख दिया। ध्यान रखो c का मान 3 नहीं है, c होता था y अक्ष पर कटा अंत्यखंड, लेकिन यहां पर तो x अक्ष पर कटा अंत्यखंड बोला गया है। तो x अक्ष पर कटा अंत्यखंड को यदि हम समझें तो वो होता है जब y की वैल्यू 0 लगाएं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो x की वैल्यू 3 है यहाँ पर और y की वैल्यू 0 है, तो c हो गया। तो c का मान आप देख रहे हो 21 आ गए यहाँ से आपके पास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास जो रेखा है वो बनेगी y बराबर -7x प्लस 21, या आप इसे 7x प्लस वाई बराबर 21 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखो ये हमारे पास मेथड 2 से रेखा का समीकरण आया है। तो यहाँ पर ऐसा ना सोचें कि कोई भी एक मेथड ही करना होगा, मतलब जब प्रश्न आएगा तो आप कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही हैं। और आप देख सकते हो आपके आंसर में दोनों उत्तर सेम आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने एक गलती क्या कर दी है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर प्लस है, तो मेरे को प्लस माइनस नहीं रखना कहीं भी। तो मेरे को या तो मतलब कहीं ना दोनों जगह मेरे को क्या करना होगा, प्लस प्लस करना होगा, या दोनों जगह माइनस माइनस करना होगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ 21 आ गई,
तो 7x प्लस वाई आएगा आपके पास। अब ये उत्तर आपके पास सही आ चुका है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। देखिए यहां पर आपको बोला गया कि दो रेखाएं हैं। पहली रेखा है √3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरी रेखा आपको दी हुई है x प्लस √3y बराबर 1 और आपको इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए हमें कोण ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको हम एक बार रिकॉल यहां पर कर लेते हैं। अगर आपके पास रेखा L1 तथा L2 दी हुई है और उनके मध्य आपको कोण ज्ञात करना है, तो कोण मतलब थीटा एक तरीके से ज्ञात करना है आपको। तो देखो पहली रेखा जो L1 दी होगी इसकी प्रवणता को हम m1 मान लेते हैं और दूसरी रेखा इसकी प्रवणता को हम m2 मान लेते हैं। तो जो कोण होता है मतलब थीटा तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम टेन थीटा निकालेंगे। अगर टेन थीटा आ जाएगा तो हम थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए टेन थीटा आपके पास होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 और ध्यान रखें यहां पर आप मॉड जरूर लगाएंगे। अब एक बात यह समझ लीजिएगा कि कुछ छात्र या कहीं हो सकता है आप उत्तर पुस्तिका में या कहीं किसी बुक में आप पढ़ें कि वहां पर m2 माइनस m1 लिखा हो अपॉन में 1 प्लस m1 m2 लिखा हो, तो आप उस बारे में निश्चित रहें, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और जो मैंने लिखा है आप वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं इसको मैं आपको देखो बाद में समझाऊंगा, अभी इस प्रश्न को पहले मैं हल कर देता हूं, अंत में हम इसको समझाएंगे कैसे ज्योमेट्री के हिसाब से हमारे दोनों सही हैं फॉर्मूले। तो अब ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि दोनों जो रेखाएं हमको एक्चुअल में दी हुई है प्रश्न में उनके हम प्रवणताएं निकालेंगे। तो हम मान लीजिएगा इसकी प्रवणता m1 बोल देते हैं, तो m1 हो गई हमारे पास माइनस का √3 और इसकी प्रवणता को यदि हम m2 बोलें तो ये हो गई माइनस का 1 बटे √3। तो हमको m1 m2 मालूम पड़ गया, तो इनके बीच का कोण अर्थात थीटा निकालना, तो टेन थीटा सबसे पहले निकालेंगे। m1 माइनस m2 करते हैं तो माइनस √3 माइनस माइनस 1 बटे √3 बटे 1 प्लस m1 m2, तो देखो माइनस माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो गया, तो √3 गुणा माइनस का, चलिए मैं लिख देता हूं माइनस अभी संग में, ये आ गया। तो देखो √3 से √3 कट गया और ये आपके पास देखो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा और मापांक का चिन्ह कभी भी लगाना आप ना भूलें। तो टेन थीटा आपके पास देखिए यहां से आ जाएगा माइनस √3 प्लस 1 बटे √3 बटे 2 के बराबर और फिर यदि आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 1 बटे 2 √3 और इसका मापांक, तो टेन थीटा आपके पास देखिए आ गया 2 बटे 2 √3, क्योंकि मापांक अब मैंने हल कर दिया तो -2 आ रहा था तो मैंने प्लस कर दिया, तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा यहां पर 1 बटे √3। टेन थीटा 1 बटे √3 यदि आपके पास आ गया तो स्वाभाविक सी बात है आप थीटा का मान यहां से लिख सकते हैं आसानी से 30 अंश। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि दोनों रेखाओं के मध्य 30 अंश का कोण है। अब यहां पर आप ये समझ लीजिएगा कि अगर मैं इसको मापांक का चिन्ह नहीं लगाता या मापांक के चिन्ह को मैं देखिए कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये माइनस का 2 बटे 2 √3 आता, तो टेन थीटा बराबर आपके पास माइनस का 1 बटे √3 बनता और थीटा आपके पास यहां से देखिए 150 अंश बन जाता। अब बात आती है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है या दोनों सही हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं यहां पर आपको चित्र के हिसाब से समझाता हूं। वैसे तो आपके उत्तर आ चुके हैं, 30 अंश लिखो या 150 अंश। अभी मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे दो उत्तर आए हैं और ये जो मैं आपको बता रहा था m2 माइनस m1 करो या m1 माइनस m2 वो कैसे चेंज हुआ, मतलब कैसे सही है। क्योंकि देखो m1 माइनस m2 करते तो एक से धनात्मक आता एक से ऋणात्मक आता, तो देखो मैंने दोनों ले लिए हैं, तो सही तो दोनों हैं, कोई सा ही फॉर्मूला यूज करें। अब कैसे दो आंसर आ रहे हैं उसको समझ लेते हैं, क्योंकि कोण पूछा गया है। तो देखो एक रेखा आपके पास ये मान लीजिएगा L1 हो गई और दूसरी रेखा हमने मान लीजिएगा आपके पास ये वाली रेखा एक L2 मान ली, ये हमने एक L2 रेखा मान ली आपके पास। तो मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं, ये हो गई L1 और ये हो गई L2। अब बात आती है कि अगर आपसे बोला जाए कि इन रेखाओं के मध्य कितने कोण हैं, तो ध्यान रखें इन रेखाओं के मध्य दो कोण हैं। देखिए ये कोण, एक तो कोण ये होगा और एक कोण आपके पास ये होगा। कुछ छात्र बोलेंगे कि यहां पर तो चार कोण दिखाई दे रहे हैं,
तो आप देखो अगर आपने ये कोण और ये कोण लोगे तो ये दोनों कोण तो बराबर है, तो बेसिकली कहने को तो एक ही कोण हुआ ना, ऐसे तो देखने में तो 4 लग रहे हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में वो 2 ही कोण है, क्योंकि ये दोनों तो शीर्ष अभिमुख कोण हो गए, तो इसलिए बराबर हो गए। तो एक कोण तो ये हुआ डिफरेंट वाला, और एक कोण आप देख रहे हैं एक तो ये हुआ, और इसके जैसा बिल्कुल इक्वल ये वाला कोण हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 2 कोण दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इनको हटा दूं अभी समझने के लिए, तो आपके पास 2 कोण दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान रखो, किसी भी रेखा के मध्य 2 कोण बनेंगे, 2 रेखाओं के मध्य हमेशा 2 कोण बनते हैं। एक कोण होगा उसमें न्यून कोण, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा कोण अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि 180 में से यदि न्यून कोण घटाते हैं तो अधिक कोण मिलता है आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोण 30 अंश है तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला कोण 180 माइनस 30 अर्थात 150 अंश ही आएगा। तो आप यहां पर समझ भी पा रहे हैं कि जो हमारे दो उत्तर आ रहे थे वो क्यों आए हैं। अगर आपने थीटा को 30 लिया, मतलब न्यून कोण अगर आपने 30 निकाला, तो आपके पास स्वाभाविक रूप से अपने आप दूसरा कोण 150 अंश बन जाएगा, जो आप देख भी सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा आंसर सही है। तो ध्यान रखें, जनरली आपके आंसर तो दोनों सही हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि हम हमेशा न्यून कोण ही बताएं, अर्थात कभी भी दो रेखाओं के मध्य कोण पूछे जाएं तो अगर आप दोनों लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है कि हम न्यून कोण ही लिखते हैं, और इस न्यून कोण की वजह से ही यहां पर हम इसको मापांक लगाते हैं, क्योंकि अगर मापांक लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है पूरी वैल्यू हमारे पास धनात्मक आएगी। देखो मापांक लगाने पर धनात्मक आई थी, और धनात्मक आएगी तो टेन थीटा धनात्मक, मतलब थीटा आपके पास न्यून कोण ही आएगा। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि मापांक क्यों लगाया गया, क्योंकि हमें न्यून कोण ही चाहिए होता है। अगर आप दोनों भी लगा देते तब भी आपके पास कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब चलिए 10वें प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न संख्या 10 में आपको बोला गया कि बिंदुओं h, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। तो आपको h का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इस प्रश्न को थोड़ा समझें तो देखो आपको बोले गए हैं दो बिंदु h, 3 और एक बिंदु बोला गया है 4, 1। तो अब बोला गया है इनसे जाने वाली रेखा, तो मान लीजिएगा इनसे एक रेखा ऐसे कुछ जा रही है, ये देखिए इनसे एक रेखा ऐसे जा रही होगी। बोला गया कि ये जो लाल रंग की रेखा हमने बनाई है इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई, वो इस वाली रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। समकोण पर इस रेखा को प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब ये कोई रेखा कुछ इस तरीके से जा रही होगी, या तो बाहर से जा रही होगी, अंदर से कहीं से भी हो, लेकिन ऐसे समकोण पर ही जा रही होगी। तो ये वाली रेखा हो गई हमारे पास 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, और समकोण पर है, इसका मतलब ये 90 अंश बना रही होगी। दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो गई। तो आपको h का मान ज्ञात करना है। अब यहां से हम समझते हैं, देखिए ये रेखा मान लीजिएगा हमने L1 बोल दी, और ये रेखा हमने मान लीजिएगा L2 बोल दी। स्वाभाविक सी बात है दोनों रेखाओं की प्रवणता कुछ ना कुछ तो होगी। तो अगर मैं इस वाली रेखा की प्रवणता निकालूं तो मान लीजिएगा मैं ML1 बोल देता हूं, और इस रेखा की प्रवणता यदि मैं निकालूं तो मान लीजिएगा हम ML2 बोल देते हैं। तो अब आपको यह पता है कि इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। अब क्यों होगा उसको समझ लेते हैं, क्योंकि आपने सीखा था यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो चलिए हम पहले प्रवणताएं निकाल लेते हैं। इस रेखा की प्रवणता निकालोगे तो आप y बराबर mx प्लस सी से करके भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिएगा 9y बराबर 7x माइनस 19 हो जाएगा, तो y बराबर देखो 7/9 गुणा x माइनस 19/9 हो जाएगा। तो y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करोगे तो m चाहिए आपको तो केवल, तो यही तो आपके पास m आएगा। तो m L1 देखिए आपके पास आ गया 7/9। अब हम क्या करते हैं, दूसरी वाली रेखा की प्रवणता निकालते हैं। दूसरी वाली रेखा में आपको रेखा का समीकरण ना देके दो बिंदु दिए गए हैं, तो दो बिंदुओं से भी तो आप प्रवणता निकाल ही सकते हैं। ये आ जाएगी 1 माइनस 3/4 माइनस h, आपने फॉर्मूला लगाया है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो ये देखो आपके पास आ गई ML2। अब हम यहां पर क्या करते हैं, इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 कर देते हैं। तो चूंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अर्थात L1 L2 दोनों आपके पास लंबवत हैं, तो आप m L1 गुणा m ऑफ L2 -1 कर देंगे। तो देखिए m ऑफ L1 मतलब पहली रेखा की प्रवणता है 7/9 गुणा दूसरी रेखा की प्रवणता अगर आप देखो तो ये है -2/4 माइनस h बराबर -1। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सरल करते हैं, तो -14 आ गया बराबर माइनस, अब देखो 9 और 4 माइनस h इनका जो गुणा है
पक्षांतर करेंगे तो दाईं तरफ बढ़ जाएगा यहाँ पर 36 माइनस 9h, तो ये आ गया -14 बराबर माइनस का 36 प्लस 9h। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास 9h बराबर 36 माइनस 14 अर्थात 22 के बराबर आ जाएगा। लेकिन आपको तो h का मान निकालना था, तो आप देख सकते हो h का मान आपके पास यहाँ से 22/9 आ जाएगा और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम 11वें प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1, y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण a गुणा x माइनस x1 प्लस b गुणा y माइनस y1 बराबर 0 है। तो देखो यहां पर बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न आ गया कि आपको एक रेखा दी हुई है, इसके समांतर रेखा का समीकरण आपको निकालना है जो कि इससे गुजर रही हो। तो दो मेथड थे हमारे पास करने के। एक तो हमारे पास थी स्मार्ट अप्रोच जिसमें हम डायरेक्ट एक रेखा का समीकरण मान लेते थे, और समांतर है तो हमें क्या करना है कि बिल्कुल जो पहले दो पद हैं उनको तो एक जैसा रख देना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई ये हमने रख दिया, और यहाँ प्लस सी है तो आप इसकी जगह कुछ और रखेंगे, माइनस लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 5 लेमडा कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी अचर राशि। तो जैसे मान लीजिएगा मैंने बराबर लेमडा लिख दिया, तो आपके आगे सारी शंकाएं दूर हो जाएंगे। लेमडा को हम ऐसा ही नहीं है कि हम इधर ही लिखेंगे, बाएं पक्ष में कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे मान लीजिएगा ये मेरा पहला समीकरण हो गया, तो मेरा आंसर तो यही है, बस मुझे कैसे भी लेमडा की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। लेकिन बोला गया है कि ये रेखा तो x1, y1 से भी गुजर रही है, तो अब मैं क्या करूंगा x1, y1 से इसको गुजार दूंगा। तो देखो अब ये आपके पास आ जाएगा a x की जगह x1 लगाया प्लस b y की जगह y1 लगाया बराबर लेमडा आ गया। अब आप देखो यहां पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो अचर हो गया, इसमें कोई वैसी वैल्यू नहीं आ रही। देखो a और b तो अचर है, x1 y1 ये बिंदु भी तो अचर ही है, तो ये लेमडा की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप समीकरण संख्या 1 में रख दीजिएगा। तो समीकरण संख्या 1 से आप देखिए आपके पास जो अभीष्ट रेखा आएगी उसमें लेमडा का मान रखेंगे, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर लेमडा की वैल्यू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये आ गई आपके पास। तो यहां से अगर आप देखो इसको अगर हम पक्षांतर करें बाईं तरफ और इसको भी बाईं तरफ पक्षांतर कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन बराबर 0। अब आप ये देखो कि अगर हम इन दोनों में से ए कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस एक्स वन, और इन दोनों में से यदि हम b कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई वन बराबर 0। और आप देख सकते हो आपको यही सिद्ध करने को बोला ही गया था कि ये आपके पास समीकरण आएगा, और यही हमारे पास आ भी रहा है, हेंस प्रूव्ड। अब ये आपके पास पहला मेथड रहा। अब हम दूसरे मेथड पर आते हैं कि दूसरा मेथड क्या हो सकता था। तो मेथड 2 पर आएंगे। मेथड 2 में हम यहां पर पहले प्रवणता निकाल लेते हैं आखिर है कितनी इस रेखा की, दी हुई रेखा जो है। तो इस रेखा की यदि आप प्रवणता निकालोगे तो वो आपके पास माइनस का a बटे बी आ जाएगी। तो अब आपको समांतर रेखा का समीकरण लिखना है, तो मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि समांतर रेखा की प्रवणता भी रहेगी तो सेम ही। तो जो रिक्वायर्ड प्रवणता है, मतलब जो हमारी रेखा में निकालनी है उसकी प्रवणता भी माइनस a बटे बी ही रहेगी, और बिंदु आपको समझ में आ गया है कि x1, y1 ही है। तो अब आपको क्या करना है कि बिंदु दिया हुआ है और प्रवणता दी हुई है रेखा की, तो आप बिंदु प्रवणता रूप से रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए वो होता था y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता अर्थात माइनस का a बटे बी गुणा x माइनस एक्स वन, यही होता था। अब क्या करते हैं हम, इस जो b हर में आपके पास लिखा हुआ है यहां पर, इसको आप पक्षांतर कर दीजिएगा बाईं तरफ। तो अभी ये भाग में है b, अब ये पक्षांतर करेंगे तो गुणा में बदल जाएगा। तो b गुणा वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस ए गुणा एक्स माइनस एक्स वन आपके पास हो जाएगा। और फिर यदि आप देखो तो मैं इस पूरे पद को बाईं तरफ पक्षांतर करता हूं, तो ये आ जाएगा a गुणा एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी गुणा वाई माइनस वाई वन बराबर 0। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये आपके पास समीकरण आ गया। यही समीकरण आपको सिद्ध करना था, अर्थात यही आपको दर्शाना था कि हमारी रेखा फाइनली ये आएगी। तो देखो अब हम
प्रश्न संख्या 12 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं हैं जो परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल अर्थात प्रवणता 2 दी हुई है तो आपको दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो, अगर हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को समझें इस वाले को, तो हम क्या करते हैं, उसको समझने के लिए एक रफ ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि रफ ग्राफ यदि आप बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे ये मान लीजिएगा, आपके बोला गया है कि 2,3 से दो रेखाएं पास हो रही हैं, तो मैंने कुछ इस तरीके से दो रेखाएं मान ली बिंदु 2,3 से। आप देख सकते हो 2,3 से दो रेखाएं इस तरीके से गुजर रही हैं, ये 2,3 हो गया, एक ये L1 रेखा हो गई और ये वाली रेखा L2 हो गई। फिर बोला गया कि इनके बीच में परस्पर 60 अंश का कोण है, तो 60 अंश का कोण ये हो गया, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा अगर हम निकालेंगे तो। वैसे 60 अंश से ही हमारा काम सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपको हमने बताया रखा है कि दो कोण बनते हैं किन्हीं भी दो रेखाओं के मध्य, एक न्यून कोण होता है, एक अधिक कोण होता है। फिर आपको बोला गया यदि एक रेखा की ढाल 2 है, तो मान लीजिएगा हमारे पास L1 वाली जो रेखा है इसकी ढाल M1 यदि हम मान लें तो वो 2 है, तो L2 वाली रेखा की पहले हम ढाल निकालेंगे। यहां पर हमने उसको M2 मान लिया। तो अगर हमारे पास M2 अर्थात प्रवणता आ गई दूसरी वाली रेखा की, और हमें एक बिंदु पता ही है, तो हम यहां से बिंदु प्रवणता रूप से दूसरी रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं, और यही हमसे पूछा गया है। तो अब कॉन्सेप्ट तो देखिए हमको समझ में आ गया है। अब आपने देखा था कि दो रेखाओं के मध्य जो कोण होता है वो होता है tan थीटा बराबर, फॉर्मूला लिख रहे हैं M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 गुणा M2, और इसका बाद में मापांक लिखेंगे, ये हमने आपको बताया था। अब देखिए tan 60 थीटा क्योंकि 60 अंश है, तो देखिए tan 60 अपने पास हो जाएगा √3 बराबर M1 की वैल्यू हमें पता है 2 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 M2, तो M1 देखो 2 हो गया और M2 तो M2 चल ही रहा है, और ये मापांक का चिन्ह हो गया। अब यहां पर ये ध्यान दो, आपको M2 का मान निकालना होगा, तभी तो प्रवणता आएगी दूसरी वाली रेखा की M2, फिर जब प्रवणता आ जाएगी तो रेखा आ जाएगी। तो M2 को निकालना है तो उसके लिए आपको इस मापांक को पहले हटाना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि दो तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 माइनस M2 बटे 1 प्लस 2 M2। एक बार हमने प्लस का चिन्ह ले लिया, मतलब कुछ भी नहीं लिखा तो प्लस का चिन्ह नहीं है, √3, और दूसरा अपने पास आ जाएगा 2 माइनस M2 बटे 1 प्लस 2 M2, ये मैंने माइनस का चिन्ह ले लिया इधर, बराबर √3, क्योंकि पता है मापांक लिख रहा है मतलब प्लस माइनस करके आपको करना पड़ेगा। तो ये हम केस 1 लिख देते हैं अर्थात स्थिति 1, और ये कर देते हैं केस 2 अर्थात स्थिति 2। अब पहले वाले केस को सबसे पहले मैं हल करूंगा, वहां से M2 निकालूंगा, जब वो हो जाएगा तो केस 2 पर आएंगे हम। केस 1 में आएंगे, M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमें पता है 2 माइनस M2 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात √3 प्लस 2 √3 गुणा M2 आ गया। अब M2 की वैल्यू निकालनी है अर्थात M2 आपको सब एक तरफ लेके आने होंगे, तो इसको मैंने दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया और इसको बाईं तरफ कर दिया, तो ये आ गया 2 माइनस √3 बराबर M2, देखो ये आ गया पक्षांतर करने पर, प्लस 2 √3 M2, देखो यहां पर ये चल ही रहा था, ये वाला मैंने यहां लिख दिया। अब यहां से आप देखो अपने पास M2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 2 √3 आ जाएगा, और ये 2 माइनस √3 आ गया। तो अब देखिए M2 यहां पर आपके पास आसानी से दिख गया है, जो कि हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे 1 प्लस 2 √3, ये M2 आ गया। M2 यदि आपके पास आ गया तो अब दूसरी रेखा का समीकरण आपके पास बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि M2 पता है, और बिंदु देखो आपको स्टार्टिंग में ही प्रश्न में दे दिया गया है, जो कि है 2,3, क्योंकि दोनों रेखाएं 2,3 से गुजर रही थी, दूसरी रेखा भी तो 2,3 से गुजरेगी, तो दूसरी रेखा का आपको समीकरण निकालना था, तो बिंदु हमने 2,3 पता ही है। चलिए y माइनस y1 बराबर m और कोष्टक में x माइनस x1 अर्थात x माइनस 2 हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां से आप देखो इसको थोड़ा सरल करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2 √3 गुणा y माइनस 3 कोष्टक में 1 प्लस 2 √3 बराबर 2 माइनस √3 गुणा x माइनस 2 कोष्टक में 2 माइनस √3, ये आपके पास देखो आ जाएगा। फिर आप ये देखो y और x के जो जो लिखा है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी सभी को एक तरफ अलग करेंगे क्योंकि बाकी सब अचर आएंगे। -3 माइनस 6 √3 बराबर, ये आ गया 2 माइनस √3 गुणा x माइनस
4 प्लस 2 गुणा √3। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, सभी अचरों को एक तरफ लेके आ जाते हैं, अचर पद जितने भी हैं। तो ये दोनों हैं, इनको मैंने दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 √3 गुणा y बराबर 2 माइनस √3 गुणा x माइनस 4 प्लस 2 √3। देखिए ये तो चल ही रहा था, प्लस 3 प्लस 6 √3 और आ गया आपके पास पक्षांतर करने पर। फिर आप देखो कि ये हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस 2 √3 गुणा y बराबर कोष्टक में 2 माइनस √3 गुणा x। अब देखो माइनस 4 प्लस 3 है तो ये तो प्लस, सॉरी माइनस का 1 हो गया, प्लस ये आपके पास 2 √3 और 6 √3 मिलकर 8 √3 हो जाएंगे। तो आपने यहां पर 8 √3 करके लिख दिया है, और ये प्लस लगा दो यहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं। तो यही आपके पास दूसरा रेखा का समीकरण आ चुका है। ध्यान रखें ये दूसरी रेखा का समीकरण पहले केस में आया है जब आपने m2 को अपनी तरफ से, जो पहला वाला केस में m2 की वैल्यू आई थी वो मानी थी, अर्थात ये जो आपके पास आई थी m2 की वैल्यू 2 माइनस √3 बटे 1 प्लस 2 √3। तो आपके पास देखो ये वाला रेखा का समीकरण आ गया, बिल्कुल सही है ये। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो केस 2 भी है, अर्थात जब यहां से m2 आएगा तब और दूसरी रेखा का समीकरण आएगा। तो एक हमारे पास यहां पर एक के बजाय दो उत्तर आएंगे, और ध्यान रखें परीक्षा में आपको दोनों ही उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो अभी हमारे पास एक उत्तर आया, मतलब हमारा पूरा प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है। तो दूसरे प्रश्न को भी, मतलब दूसरे वाले केस को भी हम हल करेंगे। देखिए तो मैं पहले यहां पर लाइनिंग कर देता हूं। तो अब देखिए दूसरे वाले प्रश्न को हल करते हैं। केस 2 में आपको यहां पर देखो m2 निकालोगे आप, तो ये माइनस है तो चेंज करोगे -2 प्लस m2 हो जाएगा, और ये कोष्टक ये जो हर में 1 प्लस 2m2 लिखा है इधर ले जाओ, तो √3 प्लस 2 √3 गुणा m2 ये आपके पास यहां से आ जाएगा। फिर देखिए m2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप m2 को पक्षांतर कर दीजिएगा। तो यहां से आ जाएगा -2 माइनस √3, क्योंकि मैंने √3 को इधर पक्षांतर कर दिया। ये आ गया 2 √3 गुणा m2 माइनस m2। तो इस तरीके से अब आप देखो आपके पास आ जाएगा माइनस कॉमन, 2 प्लस √3 बराबर 2 √3 माइनस 1 गुणा m2। तो अब देखो यहां से m2 आपके पास क्या हो गया, m2 आ जाएगा माइनस का कोष्टक में 2 प्लस √3 बटे 2 √3 माइनस 1। तो आपने देखो केस 2 जब लिया था आपने, तो आपके पास वहां से अब m2 अर्थात प्रवणता आ गई दूसरी वाली रेखा की। तो अब आपको रेखा निकालनी है। ध्यान रखें बिंदु आपको पता ही है 2,3 है, वहां से रेखा गुजर रही थी। तो अब देखो हम समीकरण निकालेंगे। समीकरण का फॉर्मूला हमारे पास है y माइनस y1 बराबर m, तो m की वैल्यू लगाओ, और कोष्टक में होता था x माइनस x1, तो ये हमने लगा दिया। अब इसको केवल सरल करना बाकी रह गया आपके लिए, चलिए सरल करते हैं। तो 2 √3 माइनस 1 पक्षांतर करते हैं, तो y माइनस 3 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √3 माइनस 1 गुणा y माइनस 3 कोष्टक में 2 √3 माइनस 1 बराबर, देखिए माइनस कोष्टक में 2 प्लस √3 गुणा x, ये आ गया। और अब -2 का गुणा करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 गुणा 2 प्लस √3, ये आपके पास यहां से आ गया। फिर अब देखिए थोड़ा सरल करें, तो y और x के पद तो ऐसे ही रखो, अचर पदों को बेसिकली सॉल्व करना है, क्योंकि y और x के पद तो अलग अलग आपने वैसे ही कर रखे हैं। ये आ जाएगा माइनस का 6 √3 प्लस 3 बराबर माइनस का 2 प्लस √3 गुणा x प्लस 4 प्लस 2 √3। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस का 2 प्लस √3 गुणा x है, इसको बाईं तरफ पक्षांतर करता हूं, तो ये आ जाएगा 2 √3 माइनस 1 गुणा y प्लस 2 प्लस √3 गुणा x बराबर। फिर क्या करते हैं कि ये जो माइनस का 6 √3 है इसको दाईं तरफ, और प्लस 3 को भी दाईं तरफ पक्षांतर करते हैं। तो अब देखो 3 को पक्षांतर करूंगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा अर्थात 1, और 6 √3 माइनस का है, पक्षांतर करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 √3 प्लस का पहले से है, तो प्लस 8 √3 आपके पास यहां से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपका दूसरी रेखा का समीकरण आ चुका है। तो ध्यान रखें आपको दोनों ही समीकरण यहां पर लिखने होंगे। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर बोला गया है कि बिंदुओं 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के
लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए अब पहले यहां पर इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। देखिए आपको दो बिंदु दिए हुए हैं 3,4 और एक बिंदु दिया हुआ है -1,2। फिर बोला गया है कि यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो स्वाभाविक सी बात है, आपने मिलाया तो एक रेखा बनती अगर आप आगे पीछे बढ़ा देते। लेकिन रेखाखंड बोलेंगे यदि हमने केवल इन दोनों बिंदुओं तक ही इसको बनाया, मतलब ए और बी तक ही बनाया केवल, तो ये रेखाखंड हो गया। फिर बोला गया है लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण बनाना है आपको। लंब मतलब इसके लंबवत रेखा के, समद्विभाजक मतलब इस रेखा को जो समद्विभाजित करती हो अर्थात बिल्कुल बीच में से जानी चाहिए। तो देखो लंब रेखा के लिए आपको प्रवणता पता है कि कैसे हम निकालते हैं। इसकी प्रवणता पहले निकालेंगे ए बी रेखा की। तो एम ए बी देखो निकालते हैं तो 2 - 4 बटे -1 - 3, फॉर्मूला लगाया y2 - y1 बटे x2 - x1, -2 बटे -4 अर्थात 1/2 आ गई। ये ए बी रेखा की प्रवणता आपके पास आई है। आपको क्या करना था, इसके लंब रेखा की समीकरण लिखना है। तो लंब रेखा मान लीजिएगा हमने रेखा एल मान ली, तो एम एल इसकी प्रवणता आपको निकालनी है। लेकिन लंब है तो आप जानते हैं दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो एम एल गुणा 1/2 बराबर -1 हो गया। तो एम एल देखिए यहां से -2 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपको रेखा का समीकरण लिखना है, जो रिक्वायर्ड है, प्रश्न में पूछी गई है, उसकी प्रवणता -2 है। अब कैसे भी आपको एक बिंदु और मिल जाए तो आप आसानी से लिख पाएंगे बिंदु प्रवणता रूप से। अब बोला गया समद्विभाजक का समीकरण है, मतलब इन दोनों के मध्य बिंदु से होकर जानी चाहिए। तो मध्य बिंदु मान लीजिएगा मैंने कुछ P मान लिया। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकाल लेते हैं एक बार। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे 3 + -1/2, 4 + 2/2। ये फॉर्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो देखिए P आपके पास यहां से अर्थात जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है वो हो जाएगा 1,3। तो ये 1,3 आ गया। तो अब बेसिकली आपको जो समीकरण लिखना है रेखा का, वो देखिए रेखा कैसे आएगी आपके पास, उसको समझ लेते हैं। तो रेखा आपके पास देखिए कुछ इस तरीके से ये आएगी। ये रेखा हमने L बोल दी, तो ये देखो 90 अंश हो गया। और समद्विभाजक मतलब P बिंदु से होकर जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है समद्विभाजक है और 90 अंश का कोण बना रही है अर्थात लंब भी है। तो आपको इस L रेखा का समीकरण बताना है। तो आपको पता लग गया कि इस रेखा का देखो प्रवणता तो आपने -2 निकाल ली है, बिंदु आपको पता लग ही गया है 1,3। तो अब बिंदु प्रवणता रूप से आप आसानी से लिख सकते हैं। यहां मैं एक बार और लिख लेता हूं, बिंदु है आपके पास 1,3। तो y - y1 बराबर m x - x1, ये देखो आपके पास यहां से आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये आ जाएगा y - 3 बराबर -2x + 2। फिर यदि हम देखें तो 2x जो माइनस का है इसको हम दाईं तरफ बाईं तरफ पक्षांतर करते हैं तो 2x + y बराबर, और -3 को हमने दाईं तरफ पक्षांतर किया तो ये +5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये उस रेखा का समीकरण हो जाएगा जो दिए गए बिंदुओं पर लंब भी है उस रेखाखंड पर और उनका समद्विभाजक भी होगी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहां से देखा आपने कि एक तरीके से मैंने आपको ये प्रश्न हल करके दिखा दिया कि कैसे हम इसको हल करते हैं। ये सबसे अच्छा मेथड है और सबसे आसान मेथड है क्योंकि छात्रों को इसमें कुछ भी अलग से नहीं सोचना पड़ता, सब कुछ सामने सामने दिख रहा होता है कि क्या क्या करना है। अब मेथड 2 भी मैं अगर आपको समझाऊं तो उसको समझ लेते हैं कि मेथड 2 क्या है और कैसे करना है। इसमें थोड़ा आपको ज्योमेट्री थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे अभी तो मैं केवल आपके पास बिंदु लिखता हूं। तो देखिए आपको दो बिंदु पता है, एक बिंदु है 3,4 और दूसरा बिंदु है आपके पास -1,2। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं से पास होने वाली रेखा बनाएंगे या हम बोल सकते हैं रेखाखंड। अब ये रेखा आ गई। अब आपको लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करना है। तो अब आप एक बात पर यह गौर करें कि लंब समद्विभाजक एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी, चाहे मैं ए पॉइंट से निकालूं चाहे बी पॉइंट से निकालूं, हमेशा समान ही रहेगी। तो यहां पर मैं बिंदु पथ का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। लंब समद्विभाजक एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी ए मतलब इन दोनों बिंदुओं से दूरी बराबर हो, अर्थात पी ए बराबर पीबी हो जाएगी। तो मैंने पी मान लिया एच कॉमा के है, बाद में हम एक्स कॉमा वाई से इसको रिप्लेस कर देंगे अर्थात बदल देंगे। तो अब हमें क्या करना है, पी ए बराबर पीबी। क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया क्यों हमने किया है, क्योंकि लंब समद्विभाजक का बिंदु पथ यही होता है। तो लंब समद्विभाजक का बिंदु पथ, इस जो बिंदु पी का बिंदु पथ होगा वही
आपके पास लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो अब देखो पी ए बराबर पी बी करेंगे, अर्थात पी की ए से दूरी, तो ये देखो आपके पास आ जाएगी अंडर रूट में h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर पी बी, अर्थात पी की बी से दूरी, तो देखो h माइनस माइनस 1 होगा अर्थात h प्लस 1 हो गया, प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। फिर यदि आप गौर करो यहां से तो आपके पास ये हो जाएगा, देखो अंडर रूट का चिन्ह तो हमें हटाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सरल करने के लिए, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा यहां से। फिर देखिए हम इनका होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे इसमें भी फॉर्मूले, हर जगह फॉर्मूले लगाएंगे, तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 गुणा के बराबर, देखो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h। अब आप ये देखो इसके बाद हमें क्या करना है, आप देखो एच स्क्वायर दाएं पक्ष में भी है और बाएं पक्ष में भी, तो कैंसिल हो गया, के स्क्वायर बाएं में भी है और दाएं में भी है, तो ये भी कैंसिल हो गया आपके पास अब देखिए क्या बचा है, आप h वाले पद एक तरफ कर लो, k वाले पद एक तरफ कर लो, तो देखो माइनस 6h इसको मैं दाईं तरफ ले जाता हूं, माइनस 8k इसको भी दाईं तरफ ले जाते हैं, और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, अर्थात 1 को और 4 को बाईं तरफ ले लेते हैं। तो देखो 9 प्लस 16 पहले से था अचर पद, 1 को लिया तो माइनस 1 हो गया और 4 को इधर किया है तो माइनस 4 हो गया बराबर 2h और माइनस ये आपके पास 4k आएगा, ध्यान रखें इसको मैंने गलती से लिख दिया है, तो माइनस 4k लिख देता हूं इसे। अब देखो 2h माइनस 4k आपके पास पहले से था, आपने माइनस 6h को पक्षांतर किया तो प्लस 6h हो गया, और ये प्लस 8k हो गया क्योंकि आपने इसको भी पक्षांतर किया था। फिर आप देखो पहले इसको देख लेते हैं, 2h और ये 6h आपके पास 8h हो गया, 8k माइनस 4k प्लस का 4k हो गया बराबर, ये देखो 16 और 9 25, 25 में से 1 गए 24, 24 में से 4 गए तो 20 आया। अब यदि हम इसको 4 से कैंसिल कर दें, मतलब या मैं ऐसा बोल सकता हूं 4 से भाग कर दूं, तो ये आ जाएगा 2h प्लस k बराबर 5, और अब मैं चूंकि ये तो मैंने p बिंदु माना था h कॉमा k, जो p का बिंदु पथ होगा वो मतलब x और y में आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं h कॉमा k को रिप्लेस कर देता हूं, अर्थात चेंज कर देता हूं x कॉमा y से, अर्थात h को तो x से चेंज करेंगे और k को y से कर रहे हैं, तो देखिए आपके पास अब आ जाएगा 2x प्लस y बराबर 5। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये दूसरा मेथड था हमारे पास, और इससे भी हमने जब निकाला आपके पास जो रेखा का समीकरण, तो वो 2x प्लस वाई बराबर 5 आया है। तो आप देख सकते हो, आप मेथड 1 से करो चाहे मेथड 2 से करो, दोनों ही मेथड आपके पास बिल्कुल सही है, आप किसी भी मेथड से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। बिंदु -1,3 से रेखा 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न में बोला गया है आपके पास एक रेखा है, ये रेखा जैसे आपको दी हुई है 3x माइनस 4y माइनस 16, तो मैंने ये रेखा बना दी, एक बिंदु दिया हुआ है, तो जब ये बिंदु आपको जैसे मान लीजिएगा P बिंदु दिया हुआ है, तो इस P बिंदु से अगर आप इस रेखा पर लंब डालें तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं लंब डालूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। मान लीजिएगा मैंने ये बोला कि ये M बिंदु पर आकर मिला, तो ये M को ही हम लंब पाद बोलते हैं। तो लंब पाद के निर्देशांक अर्थात मेरे को अब M बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। ये आपके पास प्रश्न एक तरीके से पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि अगर आपको कोई बिंदु दिया हुआ है और वो बिंदु है मान लीजिएगा x1 y1 से एक रेखा आपको दी हुई है जो कि रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक। पहले इस फॉर्मूले को हम समझ रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं, वो कैसे निकालेंगे उसको समझिए। वो फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन बटे a बराबर y माइनस वाई वन बटे b बराबर माइनस का चिन्ह a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि कैसे हमने इसको फॉर्मूले को लिखा है। ध्यान रखें, जो x और y होंगे वही लंबपाद के निर्देशांक होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें हम जब निकालेंगे। अब देखो x माइनस x1 करना है बटे x का गुणांक देखिए a है तो a से कर दिया, y माइनस y1 करूंगा तो y का गुणांक देखो b है तो b से डिवाइड कर दिया, माइनस अब इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह x1 और y की जगह y1 लगाकर वैल्यू निकालेंगे बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में देखो रेखा दी हुई है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। ये देखिए आपके पास रेखा दी हुई है। अब आपको बिंदु जो दिया हुआ था जिससे आपको लंबपाद के निर्देशांक निकालने थे, जिससे लंब डालने पर, तो वो -1,3 दिया हुआ था। तो अब देखो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिएगा लंबपाद के निर्देशांक हमने x, y मान लिए, तो देखो x माइनस x1 कितना है, ये -1 बटे a देखिए x का गुणांक 3 हो गया, बराबर y माइनस y1 ये हो गया 3 बटे b, देखिए y का गुणांक कितना है यहां पर -4 है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, बराबर माइनस का चिन्ह। अब इस समीकरण में आप इस बिंदु को रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 गुणा -1 अर्थात -3 -12 -16 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है -4 तो -4 का स्क्वायर, ये आपके पास यहां से आ गया। तो अब देखो मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा सा सरल करता हूं। पहले तो x प्लस 1/3 ये हो जाएगा y माइनस 3 बटे -4, ये देखो -16 -12 -28 और -3 -31 हो गया, माइनस पहले से है तो 31 आ गया बटे ये आपके पास 25 आ जाएगा। अब आपको ये तीन जो आपने लिखे हैं इनको हल कर करके x और y के मान निकालने, तो स्वाभाविक सी बात है x का मान निकालना होगा, तो आप इन दोनों पदों को लोगे और इसको हल कर लोगे। तो चलिए इनको हल कर लेते हैं। तो x प्लस 1/3 बराबर 31/25 आपके पास हो गया। तो x प्लस 1 बराबर देखो 31 गुणा 3 93/25 आ गया। आपको तो x का मान निकालना है, तो देखिए x बराबर आपके पास आ जाएगा 93/25 माइनस 1। जब आप लासापा लोगे अर्थात 93 माइनस 25 करोगे तो देखिए ये आपके पास 68/25 आ जाएगा। तो x का मान आपके पास आ गया। अब y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए स्वाभाविक सी बात है आप इन दोनों पदों को लोगे और इसको साइड में यहां पर हल कर लोगे। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो y -3 बटे -4 बराबर 31/25 आपके पास यहां से आ गया। फिर आप ये देखो यहां से कि 25 का गुणा करते हैं बाईं तरफ, तो 25y माइनस 75 बराबर माइनस 4 गुणा 31 124 आ गया। अब आप ये देखो कि 25y बराबर -75 को हम पक्षांतर कर रहे हैं तो -124 प्लस 75 आ गया, और ये हल करने पर माइनस का 49 आ जाएगा। लेकिन आपको तो y का मान निकालना है, 25y -49 के बराबर आया है तो y बराबर आपके पास -49/25 आ जाएगा। तो आपने देखो x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया, और हमने आपको बताया था यही तो आपके पास x और y के मान लंबपाद के निर्देशांक होते हैं। तो इसलिए अब आप यहां पर लिख देंगे कि अभीष्ट लंबपाद के निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे 68/25 कॉमा -49/25, और यही आपका इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में बोला गया कि मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलता है, तो आपको m और c के मान ज्ञात करने हैं। अब चलिए m और c के मान ज्ञात करने हैं, तो पहले तो हम इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप जब तक एक बार रफ फिगर नहीं बनाओगे, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो तब तक वो नहीं हल हो पाएगा। तो आपको रेखा दी हुई है y बराबर mx प्लस सी, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं देखो y अक्ष बना लेता हूं, और एक देखो मैंने यहां पर x अक्ष बना लिया है। तो y अक्ष और x अक्ष देखिए हमने यहां से बना लिया। अब बोला गया है रेखा है y बराबर mx प्लस सी, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ रेखा इस तरीके से होगी। मान लीजिएगा मैंने रेखा बना दी y बराबर mx प्लस सी, मैं इसका समीकरण लिख देता हूं, y बराबर mx प्लस सी है। फिर बोला गया है कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु ये होता है आपके पास, अगर मैं इसको O बोल दूं तो इसके निर्देशांक होगा 0,0। मूल बिंदु से यदि हम इस रेखा पर लंब डालें तो स्वाभाविक सी बात है लंब देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास यहां पर आएगा, ये
ये हो गया 90 अंश के बराबर लंब। ये मान लीजिएगा आपके पास बिंदु P हो गया। फिर बोला गया कि जब आपने मूल बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब था वो रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलता है, अर्थात इस P बिंदु के निर्देशांक -1,2 हो गए। अब आपको M और C के मान ज्ञात करने, तो बस अब आपके पास यही इंफॉर्मेशन है, अब सोचना है आपको कैसे आप कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि अगर -1,2 इस वाली रेखा पर है, मतलब इस रेखा को संतुष्ट कर रहा होगा, तो -1,2 से संतुष्ट कराने पर किसको कराएंगे, जो y बराबर mx प्लस सी एक रेखा दी हुई है। तो देखिए आपके पास हो जाएगा y का मान देखो 2 बराबर m, x का मान आप देख सकते हो -1 हो गया प्लस c, तो ये हो गया 2 बराबर c माइनस m। ये आपके पास पहला समीकरण आ गया। अब यहां से एक और बात देखते हैं कि आपको ये पता है कि जो OP है उस रेखा की प्रवणता आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिएगा मैं MOP लिख देता हूं। उस रेखा की प्रवणता देखो आपके पास हो जाएगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, अर्थात 2 बटे -1, या मैं इसे -2 लिख सकता हूं। तो OP रेखा की प्रवणता आ गई। अब आपको तो पता है ये OP वाली रेखा और ये y बराबर mx प्लस सी जो रेखा दी हुई है ये दोनों लंबवत हैं परस्पर। तो दो परस्पर लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल अर्थात m गुणा OP गुणा m बराबर -1 होगा। अब देखो MOP तो आपके पास -2 आ गया है, तो यहां मैं -2 लिख देता हूं गुणा m बराबर -1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस ही आपके पास कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से देखिए m का मान आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो आप देखो आपसे m का मान पूछा गया था, m का मान आपने निकाल लिया जो कि 1/2 आया है, तो यहां पर मैं m बराबर 1/2 लिख देता हूं। अब m बराबर 1/2 जो मान आया है उसको मैं समीकरण संख्या 1 में रख दूंगा, तो मेरे पास c का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण संख्या 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से 2 बराबर c माइनस 1/2 हो गया। आपको तो c का मान चाहिए, तो अब देखो c बराबर पक्षांतर करेंगे इसको बाईं तरफ, तो 2 प्लस 1/2 हो गया, तो c बराबर आपके पास 5/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो आपने c का मान भी निकाल लिया जो कि 5/2 आया है, और m का मान निकाल लिया था जो कि 1/2 के बराबर आपके पास आया है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। देखिए यहां पर बोला गया कि यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदुओं से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k गुणा cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k पर लंब की लंबाइयां हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर होगा। तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपको बोला गया मूल बिंदु से पहली रेखा ये है, इस पर लंब डालना है और इस पर लंब डालना है, और जो लंबाइयां आएंगी वो p और q है, तब आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध तो हम बाद में कर पाएंगे, पहले तो हम क्या करेंगे p और q के मान लेके आएंगे और फिर इसमें लगाएंगे। तो देखिए p और q बेसिकली आपको लंब की लंबाइयां हैं, तो आपको एक तरीके से लंब की लंबाइयों वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो आपने पढ़ा था कि यदि आपके पास कोई बिंदु, जैसे अगर मैं बोलूं x1 y1 दिया है और एक रेखा अगर ये दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो अगर हम इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालें तो देखिए लंब आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर आप लंब डालोगे तो इस लंब की जो लंबाई आती थी, तो ये देखो आपने सीखा था ये होती थी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाद में आप मापांक का चिन्ह इसलिए लगाते थे क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। तो ये फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला एक तरीके से। अब इस क्वेश्चन में आएंगे, तो क्वेश्चन में बिंदु आपके लिए देखो हमेशा मूल बिंदु दिया है, मतलब मूल बिंदु से ही लंबाई निकालनी है, मतलब जो ये बिंदु आपके पास x1 y1 है वो 0,0 हो गया। रेखा पहली रेखा है x cos थीटा माइनस y sin थीटा। अब देखो ये k cos 2 थीटा दाईं तरफ है, मैं क्या करता हूं इसको एक तरफ लेके आता हूं, तो माइनस का k cos 2 थीटा बराबर 0 यहां से हमने लिख दिया। अब हम p निकालते हैं, p अर्थात मूल बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई। तो ये हो जाएगी x की जगह 0 लगाएंगे तो 0 गुणा cos थीटा माइनस y की जगह 0 लगाएंगे 0 गुणा sin थीटा। इसमें x और y कुछ नहीं है, मतलब ये तो अचर की तरह काम करेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे बटे अंडर रूट में a स्क्वायर, a मतलब cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर, बी है माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास यहां से आ गया। और देखो यहां पर मापांक का चिन्ह कभी भी लगाना ना भूलें। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास स्मॉल पी, देखिए ये तो जीरो हो गया, जीरो का गुणा किया है, ये भी जीरो हो गया, ये माइनस के कॉस टू थीटा बचा। अर्थात जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का के कॉस टू थीटा केवल अंश में। और हर में देखो, हर में क्या है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, वो वन होता है, अंडर रूट भी लेंगे तो वन ही आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया मापांक का चिन्ह। तो अगर मैं अब इसको p अलग से करके लिखूं तो वन को तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर में है। तो ये माइनस के कॉस टू थीटा का होल स्क्वायर आपके पास, सॉरी मॉड आपके पास आ जाएगा। p का मान आपके पास आ गया यहां से आसानी से। इसको मैं समीकरण संख्या 1 बोल देता हूं। अब हम क्या करते हैं, जैसे आपने p का मान निकाला है ऐसे ही आप q निकालोगे, अर्थात मूल बिंदु से इस वाली रेखा पर लंब की लंबाई। तो रेखा सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, रेखा है x गुणा सेक थीटा प्लस y गुणा कॉसेक थीटा। के देखो दाई तरफ दिया था, मैंने बाईं तरफ करके लिख लिया, आप देख सकते हो दाईं तरफ था, मैंने पक्षांतर करके बाईं तरफ कर लिया। अब 0,0 से इस रेखा पर लंब की लंबाई निकालनी है, अर्थात q। देखो 0 गुणा सेक थीटा प्लस y की जगह भी 0 हो जाएगा, कॉसेक थीटा का गुणा कर दिया माइनस के बटे, देखो अंडर रूट में अब आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपके पास आ गया। और आप कभी भी मापांक का चिन्ह लगाना ना भूलें। तो अब ये देखो आपके पास Q बराबर, देखो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये माइनस के बचा बटे, अब देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा है तो मैं से एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम एक बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और मापांक का चिन्ह चल ही रहा है आपके पास बराबर। अब देखिए माइनस के बटे, अगर अब हम लासापा लें तो देखिए लासापा लेने पर क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा आपके पास अंश में इसमें, और हर में देखिए आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वर्गमूल के चिन्ह के अंदर होगा, तो ये आपने ऐसे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं तो वन होता है, तो मतलब अंश में जो ये बना है वो तो वन हो गया। अब ये एक तरीके से ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये q आपके पास हो जाएगा माइनस का k गुणा, देखो वर्गमूल है उसके अंदर है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल का चिन्ह हटेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ऊपर पहुंचा देंगे तो k साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा, और ये मापांक का चिन्ह आ गया। फिर आप ये देखो कि अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो देखिए माइनस के गुणा 2 किया हमने साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब 2 तो चूंकि एक धनात्मक है तो अब मैं 2 को मैं ऐसे भाग भी कर देता हूं। अब ऐसा ना सोचा 2 देखिए अभी मापांक के चिन्ह के अंदर गया और यहां पर हमने ऐसे लिखा क्योंकि 2 धनात्मक है इसलिए हमने बस ऐसे लिख दिया है। तो देखो 2 गुणा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ये आपने त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर आपके पास आता है। तो देखो 2q, क्योंकि देखो 2 ये है पक्षांतर किए तो 2q बन गया बराबर, ये आ गया माइनस का k साइन 2 थीटा। ये आपके पास आप दूसरा समीकरण इसको मान लीजिएगा। तो आपने देखा आपके पास पहला समीकरण हो गया p बराबर माइनस के कॉस टू थीटा का मापांक, और दूसरा समीकरण हो गया टू क्यू बराबर माइनस के साइन टू थीटा का मापांक। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न में बोला गया बाएं पक्ष में पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर है, अर्थात बाएं पक्ष का स्क्वायर करना पड़ेगा तभी पी स्क्वायर मिलेगा, और इसमें 2q का होल स्क्वायर करना पड़ेगा तभी आपको 4q स्क्वायर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर कर देते हैं यहां से। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, देखो बाएं पक्ष में तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर आ गया, ये तो हमने आपको बता ही दिया। अब दाएं पक्ष में आओ, देखिए p बराबर यहां पर क्या था माइनस के कॉस टू थीटा का मापांक, लेकिन स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हर चीज धनात्मक बदल जाएगी, मतलब मापांक का कोई यूज रहेगा ही नहीं, मापांक का चिन्ह हटा देंगे तो ये आ गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस, देखो यहां पर स्क्वायरिंग करूंगा तो ये आ गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा। फिर आप ये देखो यहां से अगर हम के स्क्वायर कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो के स्क्वायर यदि आप कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, और बाएं पक्ष में आपके पास पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर चल ही रहा है, यहां पर 4q स्क्वायर आएगा। तो अब यहां पर आप ये देखो कि बाएं पक्ष में पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर ही है, और ये देखो कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा,
कोण कितना भी हो, लेकिन चूंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये एक सर्वसमीकरण का पढ़ी थी आपने, 1 के बराबर होती है। तो k स्क्वायर गुणा 1 मतलब k स्क्वायर आपके पास यहां से रह जाएगा। तो आप देखो आपके पास यही आया पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, और यही आप देखिए आपको प्रश्न में सिद्ध भी यहां से करना था। आप देख भी सकते हो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, ये आपको यहां से सिद्ध करना था। तो देखो 17वें प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि शीर्षों a 2,3, b 4,-1 और c 1,2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। तो आपको लंब की लंबाई ज्ञात करनी है तथा उसका समीकरण भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। अब त्रिभुज आपको एकदम हुबहू वैसा तो नहीं बनाना, आप तो एक जनरल फिगर बना रहे हैं। तो आपने देखिए मान लीजिएगा ABC एक त्रिभुज ये बना दिया, एक रफ फिगर हमने बनाया, तो ये A हो गया, ये B हो गया आपके पास, और ये बिंदु C हो गया। आपको इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक भी दिए हैं। A के निर्देशांक है 2,3, B के निर्देशांक है 4,-1 और C के निर्देशांक है आपके पास 1,2। अब आपको बोला गया है कि शीर्ष A से मतलब इस वाले शीर्ष से आपको सम्मुख भुजा पर, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा पर लंब डालना है। तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप लंब डालेंगे इसका मतलब वो BC के तो लंबवत ही होगा। तो A से लंब देखो कुछ इस तरीके से आएगा, अर्थात ये 90 अंश हो गया आपके पास। तो ये मान लीजिएगा बिंदु M आ गया आपके पास। तो आपसे लंब की लंबाई पूछी गई है, मतलब आपसे AM पूछा गया है, यही तो देखिए लंब की लंबाई होगी। और समीकरण ज्ञात करना है, अर्थात लाइन AM का समीकरण पूछा गया है। L मतलब लाइन है, AM मतलब A और M से गुजरने वाली। दो बातें आपसे ये पूछी गई हैं। अब ये देखिए ये कैसे हम इसको हल करेंगे। आपको यहां पर B और C पता है आसानी से, तो हम क्या करते हैं यहां पर BC रेखा का समीकरण भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब मैं क्या बोलता हूं LBC, L मतलब लाइन, BC मतलब BC वाली रेखा। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा y-2 बराबर y2 माइनस y1 अर्थात 2 प्लस 1 बटे x2 माइनस x1, ये आ गया। और ये देखो अगर y माइनस 2 लिया मतलब ये लिया है तो x माइनस फिर आपको यही लेना पड़ेगा 1, तो ये मैंने यहां से लिख दिया। तो अब आप ये देखो आपके पास हो जाएगा y माइनस 2 बराबर ये हो गया 3 बटे -3 x माइनस 1, देखो ये इससे कैंसिल हो गया तो केवल -1 हर में बचा है। तो अभी क्या करते हैं -1 को पक्षांतर करते हैं, तो ये माइनस इधर पहुंच गया, y माइनस 2 बराबर x माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस वाई प्लस 2 बराबर x माइनस 1 हो गया, जिसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 3, क्योंकि देखो इसको पक्षांतर किया दाईं तरफ और इसको कर दिया बाईं तरफ। तो x प्लस वाई बराबर 3 ये BC वाली रेखा का समीकरण आ चुका है आपके पास। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से यहां से लिख देता हूं x प्लस वाई बराबर 3, ताकि हम चित्र की तरफ देखें तो हमें तुरंत समझ में आ जाए। और अगर हम बात करें कि जो BC वाली रेखा है उसकी प्रवणता कितनी है, तो देखो प्रवणता कितनी आएगी, यही तो प्रवणता होती थी ये कोष्टक में 2 प्लस 1 बटे 1 माइनस 4, नहीं तो आप अलग से निकालना चाहते हो तो वैसे निकाल लो। तो वो देखो इसको हल करने पर -1 आएगा, तो BC वाली रेखा की प्रवणता आ गई। अब हमको क्या करना है कि पहले तो हमें इसके लंबवत एक रेखा की समीकरण लिखना है और हमें इसकी लंबाई भी निकालनी है AM की। तो अभी आप देखो आपके पास क्वेश्चन बन गया है कि बिंदु 2,3 से इस वाली रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखिए अब हम AM निकालते हैं आसानी से एक बार में, मतलब लंब की लंबाई। आपके पास होता था AX1, तो देखो A क्या है 1 है, X की जगह हम 2 लगाएंगे, Y की जगह 3 लगाएंगे और ये 3 को पक्षांतर कर दूंगा, तो ये आ गया 2 प्लस 3 माइनस 3 बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि x का गुणांक a होता है और y का गुणांक b होता है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। और मापांक कभी भी लगाना आप ना भूलें। तो आप देखो ये -3 और ये +3 आपके पास यहां से कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 2 बटे अंडर रूट 2, धनात्मक ही है तो मापांक फिर आपने हटा ही दिया, तो अंडर रूट 2 वर्ग इकाई आपके पास बन गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो लंब की लंबाई है बिंदु A से सामने वाली भुजा पर वो अंडर रूट 2 आ गई है। अब आपको लंब की लंबाई आ गई, अब आपको क्या करना है समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो अब या तो आप पहले M बिंदु निकाल लो, फिर A और M से निकालने वाली रेखा का समीकरण लिख दो, ये थोड़ा लेंदी तरीका है। सबसे आसान तरीका है, देखो अब आपसे यदि हम बोले AM रेखा की प्रवणता, मान लीजिएगा AM रेखा की प्रवणता MAM होगी,
आपको बीसी रेखा की प्रवणता पता है -1 है और आपको ये पता है लंब आपने डाला है, तो स्वाभाविक सी बात है इनकी प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा -1 होगा। तो एम बी सी गुणा एम ए एम -1 के बराबर। एम बी सी -1 है और एम ए एम आपको पता नहीं है अभी, बराबर ये -1 हो गया। तो आप देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो एम ए एम अर्थात ए एम वाली रेखा की प्रवणता आपके पास 1 आ जाएगी। ए एम वाली रेखा की प्रवणता आपके पास 1 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको देखो इस रेखा की प्रवणता मालूम पड़ गई, बिंदु ए पता है आपको, तो आप ए एम आसानी से लिख सकते हैं फिर तो देखिए अब हमें बिंदु ए भी पता है, प्रश्न में दिया हुआ है बिंदु ए, ये देखिए आपके पास है 2,3। तो अब हम ए एम वाली रेखा का समीकरण यदि लिखें तो एल ए एम लिख देता हूं, एल मतलब लाइन अर्थात रेखा, ए एम मतलब ए एम वाली रेखा। तो ये देखो आ जाएगा y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन, यह आ गया y माइनस 3 बराबर ये आ गया x माइनस 2। जब आप देखो यहां से लिखोगे इसका समीकरण, तो मैं क्या करता हूं y को पक्षांतर कर देता हूं और -3 को भी पक्षांतर कर देता हूं, तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0 आ गया। आप लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इस तरीके से आपके पास ए एम वाली रेखा का समीकरण भी आ जाएगा, अर्थात एक तरीके से यही तो लंब का समीकरण आपके पास होगा। तो ये भी उत्तर आपके पास आ गया और आपको लंब की लंबाई निकालनी थी, तो जो कि √2 वर्ग इकाई आई थी, तो ये भी आपके पास उत्तर आ गया था। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 10.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² होगा। तो देखिए अब यहां से हम क्या करते हैं कि आपको अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B की लंबाई दी हुई है एक तरीके से, तो सबसे पहले तो हम उस रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो रेखा का समीकरण निकालते हैं, तो रेखा का समीकरण बहुत आसान है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो जब अक्षों पर कटे अंतःखंड अर्थात A और B आपको दिए हुए हैं, तो रेखा आपके पास होती है x/a प्लस y/b बराबर 1। ये मैं पहला समीकरण मान लेता हूं रेखा का समीकरण। अब इसको अगर आप एक तरीके से ग्राफ से समझना चाहते हैं, अगर रफ फिगर से, तो देखो कैसे बनाते हैं। ये y अक्ष हो गई, ये आपके पास x अक्ष हो गई। अब रेखा आपको बनानी है, तो स्वाभाविक सी बात है A और B अंतःखंड है, मतलब कुछ इस तरीके से रेखा आ गई। ये देखो a, 0 हो गया अर्थात x अक्ष पर अंतःखंड A, ये हो गया 0, B अर्थात y अक्ष पर अंतःखंड आपके पास देखो B आ गया है। यही तो आपके पास होता कुछ इस तरीके से। फिर अब प्रश्न में आपको क्या बोला गया उसको समझ लेते हैं। बोला गया है यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो अभी हमने देखो ये मूल बिंदु हमारे पास, हमने इस रेखा पर मूल बिंदु से देखो एक लंब डाला है, तो लंब देखो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आएगा, 90 अंश आपने डाल दिया, ये मान लीजिएगा m हो गया, ये बिंदु O हो गया मतलब मूल बिंदु। तो यही तो आपके पास देखो P आएगा, स्मॉल p करके बोल देता हूं। तो स्मॉल p देखो OM यही आपके पास होगी। तो आपको दर्शाना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², अर्थात p इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज कर सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है, हमारे और कुछ हमारे पास है ही नहीं, हम तो केवल डाले गए लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 0,0 से इस वाली रेखा पर लंब की लंबाई निकालते हैं। तो 0,0 से रेखा पर लंब की लंबाई, तो देखिए लंबाई आपको p दी हुई है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं p बराबर, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको जो 1 लिखा हुआ है एक तरफ लिखा हुआ है, मैं सबको एक तरफ लेके आता हूं क्योंकि ax प्लस by प्लस c टाइप का होना चाहिए था। तो यह आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। इस रेखा पर डालते हैं 0,0 से डाले गए लंब, तो इसका मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0 लगाएंगे, तो ये देखो आ गया 0/a प्लस 0/b माइनस 1 अंडर रूट में देखो क्या होता था a² मतलब x का गुणांक उसका स्क्वायर होता था। x का गुणांक देखो यहां पर 1/a है, तो 1/a का हम स्क्वायर करेंगे यहां से, प्लस y का जो गुणांक होता था इसका स्क्वायर करते थे, तो 1/b है y का गुणांक, तो इसका स्क्वायर हमने यहां से कर दिया। और मापांक हम कभी भी लगाना नहीं भूलेंगे, ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो इस तरीके से अब ये देखो आप p बराबर, ये स्मॉल p चल रहा है आपके पास, ये देखो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -1 बचा,
का मापांक बटे, ये देखो अंडर रूट में आपके पास आ गया 1/a² प्लस 1/b²। लेकिन यहां पर आप ये देखो, अब ये सवाल उठ सकता है कि हमने जो मापांक लगाया वो सभी में नहीं लगाया, केवल अंश में लगा दिया। क्योंकि देखो ये अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर हमेशा धनात्मक चिन्ह आता है, तो माइनस ये लगा हुआ है इसलिए हमने यहां पर लगा दिया है। तो p देखिए आपके पास हो जाएगा 1, क्योंकि -1 का मापांक 1 हो गया, बटे 1/a² प्लस 1/b² यहां से आपके पास, और ये अंडर रूट में आपके पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहां से जो ये अंडर रूट वाला पद है इसको हम पक्षांतर करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अभी ये भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में आपके पास ये आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा p गुणा अंडर रूट में 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1 आ गया। फिर हम क्या देख रहे हैं यहां से कि p को अब मैं पक्षांतर कर देता हूं, तो p को पक्षांतर करूंगा, चूंकि p अभी देखो गुणा में है तो पक्षांतर करूंगा तो भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p। और देखो इधर अपने पास अंडर रूट अर्थात वर्गमूल का चिन्ह है। अब वर्गमूल का चिन्ह यदि आपको हटाना है तो स्वाभाविक सी बात है दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो यहां पर अब हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में अर्थात दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों ओर वर्ग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² अर्थात बाएं पक्ष का वर्गमूल हट गया, और दाएं पक्ष में आपके पास देखिए 1/p² आ जाएगा। तो अब ये देखो हमको क्या सिद्ध करना था उसको एक बार हम देख लेते हैं। हमको जो सिद्ध करना था उसमें भी यही था 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², और देखिए आपने उसको बहुत आसानी से यहां पर सिद्ध कर दिया है।